डिस्क्लेमर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह कहानी मेरे द्वारा एडिट और अनुवादित की गई है। यह एक पूरी तरह काल्पनिक रचना है जिसे केवल दर्शकों के मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, नाम, स्थान, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, परंपरा, प्रथा या विश्वास का अपमान करना कभी भी नहीं है। यह एक फिक्शनल कहानी है और इसमें बताए गए सभी तत्व केवल लेखक की रचनात्मक सोच का परिणाम है। और हाँ दोस्तों, अगर आप द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को छोटी ई ल खोलकर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन करें। आपका समर्थन ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स पूरे करवा देना, तो आज ही एक और वीडियो लेकर आऊंगा। तो देर मत करो भाई, अभी लाइक ठोको, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। 3 दिन बाद उजाड़ स्वर्ग तकनीक की चाय सभा फिर से शुरू हुई। इस बार ये बुजुर्ग पीढ़ी जैसे मास्टर शेन के लिए थी। शौर्य चौहान अनुपस्थित था। उसकी आत्मा को हुए नुकसान को छोड़ भी दें, तब भी अगर वह पूरी तरह से ठीक हो जाता तो भी उसे इस चाय सभा में आने की हिम्मत नहीं होती। उसके जैसे गर्वीले व्यक्ति के लिए इतनी बुरी तरह अपमानित होना, वह भी इतने महत्वपूर्ण अवसर पर, एक बहुत ही भारी झटका था जिसे बहुत कम लोग समझ सकते थे। एल्डर्स की चाय सभा में अर्जुन ने शुरू से अंत तक केवल देखने के दौरान उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोली और राठौर परिवार और चौहान परिवार के एल्डर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सीलिंग तकनीकों पर ध्यान दिया। वह उनकी उजाड़ स्वर्ग तकनीक के सार को समझने की कोशिश कर रहा था। इस प्रक्रिया में अर्जुन ने बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके कोई गड़बड़ी नहीं की। आखिरकार यह एल्डर्स की चाय सभा थी और उनकी ऊर्जा पर नियंत्रण शौर्य चौहान की तरह कमजोर नहीं था। शौर्य चौहान पहले से ही अपनी सीमा पर था, इसलिए अर्जुन के लिए बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके उसे प्रभावित करना आसान था। लेकिन एल्डर्स के खिलाफ ऐसा करना बहुत कठिन होता। साथ ही बार बार ऐसा होने पर लोगों को शक भी हो सकता था। इसके अलावा अगर अर्जुन उनकी तकनीकों में गड़बड़ी करने में सफल भी हो जाता तो इसका कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि चौहान परिवार पहले ही यह मान चुका था कि मानसी उनके द्वारा तैयार की गई उजाड़हटी औषधि को आजमा सकती है। इसलिए चाय सभा के नतीजे कुछ भी हो, राठौर पर छोटी ही वार पहले ये देखना चाहता था कि मानसी को इस औषधि से क्या परिणाम मिलते हैं, फिर वे कोई निर्णय लेंगे। युवा पीढ़ी की तुलना में एल्डर्स द्वारा दिखाई गई उजाड़ स्वर्ग तकनीक और भी अधिक शानदार थी। कुल मिलाकर चौहान परिवार को बढ़त हासिल थी। भले ही मास्टर शेन और उनके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वे चौहान परिवार के अनुभवी विशेषज्ञों के सामने टिक नहीं पाए। अंत में चौहान परिवार ने अपने एक महान एल्डर को भेजा, जो बहुत ही पतला था और चलती हुई लाश जैसा दिखता था। लेकिन उसकी उजाड़ स्वर्ग तकनीक इतनी ऊंचे स्तर की थी कि मास्टर शेन भी उसके सामने कमजोर लग रहे थे। पूरी चाय सभा में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सका। एल्डर्स की चाय सभा पूरे 3 दिन तक चली। अंत में चौहान परिवार ने अपनी थोड़ी सी साख वापस जीत ली। चाय सभा खत्म होने के बाद भी चौहान परिवार तुरंत राठौर परिवार को छोड़कर नहीं गया, बल्कि वे राठौर परिवार के एक पर्वत चोटी पर रुके रहे। आधी महीने का समय एक झपकी में बीत गया। आज का दिन राठौर परिवार और चौहान परिवार दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज मानसी को उजाड़हटी औषधि को आजमाने का मौका मिलने वाला था। अगर यह सफल हो जाता तो राठौर परिवार को एक अद्वितीय महान महारानी मिल सकती थी। भविष्य में मानसी की उपलब्धियां प्राचीन महान महारानी के बराबर हो सकती थीं। चौहान परिवार भी अपनी इच्छा के अनुसार राठौर परिवार के साथ गठबंधन कर सकता था और शौर्य चौहान को मानसी का जीवनसाथी बनने का अवसर मिलता, जिससे उसे बहुत लाभ होता। लेकिन अगर यह विफल हो जाता, मेरे चौहान परिवार ने इस कार्य के लिए कई तैयारियां की हैं। ये प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र में मिली महान महारानी की नुस्खे की एकमात्र प्रति है, तो ये कैसे असफल हो सकता है। राठौर परिवार ने इस कार्यक्रम के लिए एक बड़ा चौक तैयार किया, जिसे आमतौर पर विशाल अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता था। राठौर परिवार और चौहान परिवार के लोग यहाँ इकट्ठा हुए और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। शौर्य चौहान सामने की पंक्ति में बैठा था और आत्मविश्वास से भरे हुए अंदाज में एक राठौर परिवार के एल्डर के संदेह का उत्तर दे रहा था। कुछ समय पहले उजाड़ स्वर्ग तकनीक चाय सभा में उसको आध्यात्मिक चोट लगी थी। इस दौरान उसने कई औषधियां प्रयोग की, चाहे उनकी कीमत कुछ भी रही हो। आखिरकार वह बिस्तर से उठने में सफल हुआ। असल में चौहान परिवार ने आधा महीना इंतजार किया ताकि शौर्य चौहान दोबारा स्वस्थ हो जाए, क्योंकि आज का दिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। अगर वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होता तो ये बड़ा अपमानजनक होता। लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी।
अगर वह लड़ाई करता या उजाड़ स्वर्ग तकनीक का इस्तेमाल करता तो वह पूरी तरह ढह जाता। हालांकि जब तक उसे मानसिक ऊर्जा का प्रयोग नहीं करना था, वह अपने सुंदर और प्रभावशाली रूप को बनाए रख सकता था। आज चौहान परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। वे महान महारानी अवशेष को पेश कर इसके प्रभाव को साबित करने वाले थे। इस मौके का फायदा उठाकर शौर्य चौहान राठौर परिवार पर दबाव डालना चाहता था ताकि वे मानसी की शादी की तारीख तय कर दें। वह नहीं चाहता था कि यह मामला और अधिक लंबा खींचे। उसे पूरा भरोसा था कि मानसी का जीवन खतरे में होने के कारण राठौर परिवार के उच्च अधिकारी, यहाँ तक कि कुलमाता भी इस शादी के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर वह मानसी का प्राचीन इन प्राप्त कर लेता और उसके साथ नियमित रूप से साधना करता तो वह महान सम्राट बनने की उम्मीद कर सकता था। ये सोचकर शौर्य चौहान और भी उत्साहित हो गया। चौहान परिवार के अन्य लोग भी उत्साह से भरे हुए थे। राठौर परिवार ने देखा कि चौहान परिवार के लोग गर्व से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपने महान महारानी औषधि अवशेष की सफलता पर पूरा विश्वास था। भले ही राठौर परिवार को उनका यह व्यवहार पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि यह औषधि सफल होगी। लेकिन आज की मुख्य पात्र मानसी एकदम शांत थी। वह बस चुपचाप बैठी थी, मानो ध्यान में लीन कोई परी हो। जिसे इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा भावनाएं महसूस करनी चाहिए थी, वही सबसे ज्यादा शांत थी। उसी समय अर्जुन मास्टर शेन के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही मानसी ने अर्जुन को देखा, उसने हल्की सी मुस्कान दी और अर्जुन की ओर सिर हिलाया। अर्जुन ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। ये देखकर शौर्य चौहान का चेहरा उतर गया। उसके चेहरे पर जो विजयी मुस्कान थी, वह अचानक कठोर हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि शौर्य चौहान उसे घूर रहा था। वह धीरे से उसकी ओर मुड़ा और ठंडी निगाहों से उसे मुखौटे के पीछे से देखा। शौर्य चौहान ने अपने हाथ में पकड़े पंखे को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में क्रोध की चमक आ गई। अर्जुन की नज़र उसे बेहद असहज महसूस करवा रही थी। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, उसे तुरंत आधा महीना पहले हुई शर्मिंदगी याद आ गई, जब उजाड़ स्वर्ग तकनीक चाय सभा में वह बुरी तरह नाकाम हुआ था। ये शौर्य चौहान के 30 साल के जीवन की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। अगर यह राठौर परिवार की जमीन न होती तो वह अर्जुन को एक ही झटके में मार देता। लेकिन अभी वह अर्जुन को कुछ नहीं कर सकता था। पर जब मानसी वह औषधि लेगी और वह उसकी जोड़ीदार बन जाएगा, तो वह राठौर परिवार का आधा मालिक बन जाएगा। फिर एक छोटे मोटे व्यक्ति जैसे अर्जुन को समाप्त करना उसके लिए बेहद आसान होगा। शौर्य चौहान ने अर्जुन को और संकीर्ण आंखों से देखा। फिर राठौर परिवार की कुलमाता की ओर मुड़कर कहा, कुलमाता, औषधि लेने का शुभ समय आ रहा है। हमें अब महान महारानी का अवशेष बाहर लाना चाहिए। वह मुस्कुराया और धीरे से अपना पंखा हिलाया। उसके बोलने के तरीके से हर कोई उसकी गर्व भरी आवाज को साफ सुन सकता था। क्या चौहान परिवार को इतना पक्का विश्वास था कि यह औषधि निश्चित रूप से प्रभावी होगी? ठीक है, राठौर परिवार की कुलमाता ने सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने अनुमति दी, चौहान परिवार के कुछ एल्डर्स उठ खड़े हुए। शौर्य चौहान भी खड़ा हुआ और उनके साथ चौक के बीच में चला गया। चारों ओर से राठौर परिवार के लोग उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। महान महारानी के प्राचीन नुस्खा से बनी औषधि आखिर कैसी होगी? शौर्य चौहान ने लोगों की उत्सुकता भरी निगाहों को महसूस किया और अपनी अंगूठी पर हाथ फेरते हुए एक पत्थर का डिब्बा निकाला। इस डिब्बे पर जटिल नक्काशी बनी थी और इससे शक्तिशाली आभा निकल रही थी। इस औषधि की शक्ति को बचाने के लिए हमने विशेष रूप से एवरलास्टिंग पर्पल गोल्ड का प्रयोग किया है। ये डिब्बा ही इतना कीमती है कि इसे एक पूरे नगर के बराबर आंका जा सकता है, लेकिन इसके अंदर रखे अवशेष के सामने ये कुछ भी नहीं। शौर्य चौहान ने गर्व से कहा। राठौर परिवार के कई लोगों ने एवरलास्टिंग पर्पल गोल्ड के बारे में सुना था। कई युवा योद्धा आश्चर्य से बोल पड़े, अगर केवल डिब्बा ही इतना कीमती है तो अंदर रखी औषधि कितनी अद्भुत होगी। निश्चित रूप से हमारे राठौर परिवार को एक अद्वितीय महान महारानी मिलेगी। ये दोनों परिवारों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अर्जुन चुपचाप बैठा रहा और गहरी सांस लेते हुए इस पूरी प्रक्रिया को देखता रहा। अगर मानसी सच में अपनी टूटी हुई मेरिडियंस को जोड़ने में सफल हो जाती तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना होती। कुलमाता ने भी अपनी निगाहें इस डिब्बे पर टिका रखी थीं। राठौर परिवार के उच्च अधिकारी भी चुपचाप इस पर चर्चा करने लगे। राठौर परिवार की एल्डर आंट ने गर्व से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि शौर्य हमें निराश नहीं करेगा। चौहान परिवार ने जो ईमानदारी दिखाई है वह साफ जाहिर है। ये औषधि हमें निश्चित रूप से सुखद आश्चर्य देगी। जैसे ही मानसी की टूटी हुई मेरिडियंस जुड़ जाए, शादी में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। वह मानसी की ओर देखने लगी, लेकिन मानसी का चेहरा बिल्कुल शांत था, मानो ये पूरा मामला उससे संबंधित ही नहीं हो। शौर्य चौहान ने धीमी आवाज में कहा, महान महारानी औषधि को प्रभावी बनाने के लिए कुल 12 अवशेषों की आवश्यकता होगी। हर महीने एक अवशेष लेना होगा, जिससे ये पूरा उपचार 1 साल में समाप्त होगा। ये सुनकर मानसी की आंखों में चिंता झलकने लगी। 1 साल के भीतर शादी?
इसका मतलब था कि राठौर परिवार को शादी का निर्णय जल्द ही लेना होगा। चौहान परिवार निश्चित रूप से यह शादी आगे नहीं खींचने देगा, क्योंकि वे औषधि पहले ही दे चुके होंगे। अब राठौर परिवार को जल्द ही निर्णय लेना होगा। राठौर परिवार की कुलमाता ने गहरी सांस ली। जो भी मानसी सोच रही थी वही कुलमाता के दिमाग में भी आ चुका था। अब शादी की तारीख को टालना संभव नहीं था। 1 साल। कुलमाता का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया जब उसने मानसी को देखा। इस समय वह भी एक मुश्किल स्थिति में थी। अब उसे समझ में आया कि चौहान परिवार क्यों मानसी को महान महारानी अवशेष आजमाने की अनुमति देने के लिए तैयार हो गया था। चौहान परिवार के अनुसार यह महान महारानी अवशेष बहुत कीमती था। हर एक अवशेष को तैयार करना आसान नहीं था। चौहान परिवार निश्चित रूप से मानसी को यह अवशेष आजमाने की अनुमति देकर राठौर परिवार को फैसला करने के लिए वर्षों का समय नहीं दे सकता था। वे इसे दोबारा तैयार नहीं कर सकते थे ताकि मानसी की टूटी हुई मेरिडियन को ठीक किया जा सके। अब जब मानसी पहला अवशेष खा लेगी तो उसे अगले 11 महीनों तक हर महीने एक नया उजाड़हड्डी अवशेष खाना पड़ेगा। इसका मतलब था कि राठौर परिवार को चौहान परिवार के विवाह प्रस्ताव पर फैसला लेना ही होगा। मानसी की एल्डर दादी और वे एल्डर्स जो चौहान परिवार का समर्थन कर रहे थे, वे इससे सहमत थे। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय भतीजे शौर्य, हमें और इंतजार मत करवाए, जल्दी से अवशेष निकालिए ताकि हम इसे देख सकें। उनकी बात सुनकर अन्य राठौर परिवार के एल्डर्स ने भी सहमति में सिर हिलाया और अवशेष देखने के लिए उत्सुक हो गए। अच्छा, मैं अब डिब्बा खोलूंगा, शौर्य चौहान ने कहा। यह उजाड़हड्डी अवशेष हमारे चौहान परिवार के सबसे कुशल उजाड़ स्वर्ग मास्टर्स और कुछ गुप्त विशेषज्ञों के सामूहिक प्रयासों से बनाया गया है। इसमें दुर्लभ और बहुमूल्य सामग्रियों का उपयोग किया गया है। जब अवशेष तैयार हुआ तो इसे तुरंत एक विशेष डिब्बे में सील कर दिया गया। इस डिब्बे पर 7 सीलें लगी हुई थीं। इनमें से 6 पहले ही हटा दी गई हैं। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सील केवल मेरी मानसिक शक्ति से ही हटाई जा सकती है। यह अवशेष की औषधीय शक्ति को बनाए रखने के लिए किया गया है। जब शौर्य चौहान बोल रहा था तो उसकी आवाज और हावभाव में गर्व झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ दिन पहले हुई अपनी हार को पूरी तरह भूलकर अपनी प्रतिष्ठा फिर से पाली हो। जब शौर्य चौहान ने अवशेष निकाला तो वह बेहद खुश था। उसके हाथ में अवशेष होने के कारण राठौर परिवार के उच्च अधिकारी भी उसके प्रति सम्मान दिखाने को मजबूर थे। तो फिर राठौर परिवार की युवा पीढ़ी की क्या बात। 7 में से एक सील केवल शौर्य चौहान की मानसिक शक्ति से ही हटाई जा सकती है। चौहान परिवार निश्चित रूप से शौर्य चौहान की महत्वपूर्ण स्थिति को दिखाना चाहता है। कुलमाता ने सोचा। वह समझ गई कि चौहान परिवार ने ऐसा प्रबंध क्यों किया था। उजाड़हड्डी अवशेष को तैयार करने की प्रक्रिया में शौर्य चौहान की कोई भूमिका नहीं थी। फिर भी चौहान परिवार ने विशेष रूप से एक ऐसी सील लगाई थी जिसे केवल शौर्य चौहान की मानसिक ऊर्जा से हटाया जा सकता था। इसका उद्देश्य शौर्य चौहान को और अधिक महत्वपूर्ण दिखाना था और ये दिखाना था कि वह भविष्य में चौहान परिवार का मुखिया बनेगा। ठीक है, अब मैं सील हटाने जा रहा हूँ, कृपया इसे देखने के लिए तैयार रहें। शौर्य चौहान मुस्कुराया और उसने कुछ हैंड सील्स बनाए। फिर उसने अपनी मानसिक ऊर्जा एवरलास्टिंग पर्पल गोल्ड अवशेष डिब्बे में डाली। मानसिक ऊर्जा से सील हटाने के लिए ज्यादा शक्ति की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि शौर्य चौहान गंभीर रूप से घायल था, इसलिए सील हटाते ही उसका चेहरा हल्का पीला पड़ गया और उसके होंठ भी सफेद हो गए। शौर्य चौहान ने गहरी सांस ली और अपनी आत्मा के दर्द को दबा दिया। उसने दिखावे के लिए आसानी से डिब्बा खोला, लेकिन इस दौरान उसके माथे की नसें उभर आई थीं, जिससे साफ था कि उसे बहुत दर्द हो रहा था। हालांकि इस समय किसी ने भी शौर्य चौहान की हालत का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि सभी की नजरें अवशेष पर टिकी हुई थीं। एवरलास्टिंग पर्पल गोल्ड औषधि डिब्बे के अंदर सफेद हेवनली सिल्क साटन बिछी हुई थी। उसके ऊपर एक चमकता हुआ क्रिस्टल जैसा अवशेष रखा हुआ था। यह अवशेष गोल नहीं था, बल्कि एक अंगूठी के आकार का था। इसके बीच के छेद में एक छोटी सी लाल सांप की छाया धीरे धीरे तैर रही थी। शौर्य चौहान ने दोनों हाथों से अवशेष उठाया। यह अवशेष एक छोटे सूरज की तरह लग रहा था, क्योंकि इससे अत्यंत शुद्ध यांग ऊर्जा निकल रही थी, और यह अवशेष मानो जीवित था। पहली नजर में ही इसकी अद्भुत कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता था। ये सच में एक अनमोल खजाना है। राठौर परिवार के बुजुर्गों की आंखें चमक उठीं। वे अवशेष की कीमत को देखते ही समझ गए और चर्चा करने लगे। वह लाल सांप की छाया शुद्ध यांग आत्मा का संघनन है। यह अवशेष भी एक शुद्ध यांग वस्तु है। वास्तव में मानसी की जन्मजात टूटी हुई मेरिडियन का कारण उसका अत्यधिक शुद्ध यिन शरीर है। केवल एक अत्यंत यांग वस्तु ही उसकी टूटी हुई मेरिडियन को जोड़ सकती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस अवशेष का निर्माण एक प्राचीन सच्ची आत्मा वाले उजाड़ जानवर की जीवन ऊर्जा हड्डी से हुआ है, और वह भी एक ऐसा प्राचीन सच्ची आत्मा वाला उजाड़ जानवर जो शुद्ध यांग ऊर्जा निकालता है। प्राचीन सच्ची आत्मा वाले उजाड़ जानवर बहुत दुर्लभ होते हैं और केवल दिव्य जंगल के गहरे इलाकों में पाए जाते हैं,
इसलिए उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। और शुद्ध यांग तत्व वाला ऐसा उजाड़ जानवर तो और भी दुर्लभ था। ऐसे उजाड़ जानवर की हड्डियों का मूल्य अकल्पनीय था। अब समझ में आया कि चौहान परिवार इतना आत्मविश्वास क्यों दिखा रहा है। इस अवशेष की गुणवत्ता इतनी ऊंची है कि इससे 80-90% संभावना है कि मानसी की टूटी हुई मेरिडियन जुड़ जाए। राठौर परिवार के कई अनुभवी उजाड़ स्वर्ग मास्टर्स इस अवशेष को देखकर बेहद उत्साहित हो गए। ये भावना वैसी ही थी जैसे एक तलवार विशेषज्ञ को एक शीर्ष स्तर की तलवार देखने को मिले। इस स्तर के अवशेष को सिर्फ देख पाना ही उनके लिए बहुत बड़ी खुशी थी। इसके अलावा ऐसे ही स्तर के 11 और अवशेष थे। महान महारानी अवशेष की जांच करने के बाद सभी की नजरें मानसी पर टिक गईं। वे देखना चाहते थे कि अवशेष मानसी के लिए प्रभावी होगा या नहीं। राठौर परिवार के एल्डर्स इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ, इस एल्डर की नज़र वाकई में अच्छी है, शौर्य चौहान ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। यह अवशेष वास्तव में शुद्ध यांग तत्व वाले प्राचीन सच्ची आत्मा की जीवन ऊर्जा हड्डी से बनाया गया है। लेकिन ये किस प्राचीन सच्ची आत्मा से बना है, ये बताना मेरे लिए संभव नहीं है। हमारे चौहान परिवार ने इस प्राचीन सच्ची आत्मा की जीवन ऊर्जा हड्डी से कुल 12 अवशेष बनाए हैं। इन अवशेषों के बीच एक अदृश्य संबंध है, क्योंकि इन्हें एक साथ परिष्कृत किया गया है। कोई नहीं जानता था कि शौर्य चौहान सच कह रहा था या नहीं, लेकिन उसकी इस बात का मतलब साफ था। अगर यह अवशेष खा लिया गया तो राठौर परिवार को फैसला लेना पड़ेगा। वे चौहान परिवार को एक पूरी प्राचीन सच्ची आत्मा की हड्डी को सिर्फ एक परीक्षण के लिए बर्बाद नहीं करने दे सकते थे। मानसी चुप रही। वह जानती थी कि शौर्य चौहान उन पर दबाव बना रहा था। यही कारण था कि वह इस अवशेष को आजमाना नहीं चाहती थी। अगर उसने इसे खा लिया तो वे चौहान परिवार के एहसानमंद हो जाएंगे, जिससे स्थिति जटिल हो जाएगी। मानसी कुलमाता समझ गई कि मानसी के मन में क्या चल रहा है। लेकिन इस समय जो कुलमाता हमेशा मानसी का समर्थन करती थी, वह भी उसकी तरफ नहीं थी। बड़े परिवारों को औपचारिकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। राठौर परिवार पहले ही सहमत हो चुका था कि मानसी अवशेष को आजमाएगी। अब जब चौहान परिवार ने अपनी सच्ची नीयत दिखा दी थी, तो अगर राठौर परिवार अपना फैसला बदलता तो उनकी काफी आलोचना होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस अवशेष ने कुलमाता को भी प्रभावित कर दिया था। अब वह भी मानने लगी थी कि चौहान परिवार वास्तव में मानसी की टूटी हुई मेरिडियन को जोड़ सकता था। अगर चौहान परिवार को जरा भी विश्वास नहीं होता तो क्या वे बड़े परिवारों के महत्वपूर्ण लोगों को इस समारोह का गवाह बनाने के लिए बुलाते? मैंने कभी नहीं सोचा था कि चौहान परिवार ऐसा अवशेष बना सकता है। मानसी से थोड़ी दूरी पर मास्टर शेन भी सिर हिलाते हुए था। बड़ी ईर्ष्या से आहें भर रहा था। वह चौहान परिवार को पसंद नहीं करता था, लेकिन अवशेष पर वह भी कुछ नहीं कह सका। अगर मास्टर शेन सच्चाई से बोलता तो वह भी चाहता था कि मानसी इसे आजमाए। आखिरकार उसके पास अपनी शक्ति से मानसी की टूटी हुई मेरिडियन को जोड़ने की बहुत कम संभावना थी। वह भी नहीं चाहता था कि मानसी इतनी कम उम्र में मर जाए और उसकी असाधारण प्रतिभा बेकार चली जाए। मानसी, इसे अच्छी तरह से सोच लो। जो तीर कमान से निकल चुका हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर तुम अवशेष को नहीं आजमाती हो तो राठौर परिवार इस स्थिति को संभाल नहीं पाएगा। चौहान परिवार ने इतने बड़े परिवारों को गवाह के रूप में बुलाया था ताकि राठौर पर छोटी ही वार को मजबूर किया जा सके, और राठौर परिवार के एल्डर्स भी इस स्थिति से खुश थे। मानसी अब भी चुप रही। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें अब भी उसी पर टिकी थीं। मानसी का फैसला बेहद महत्वपूर्ण था। जैसे जैसे माहौल भारी होता गया, सभी को लगा कि मानसी पर बहुत अधिक दबाव था। एक युवा लड़की, चाहे जितनी भी साहसी क्यों न हो, इतना भारी दबाव सहन नहीं कर सकती। इस समय कोई यह नहीं देख पाया कि एक कोने में बैठा मुख ओटा पहने अर्जुन अवशेष को घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। महान महारानी अवशेष। लगता है कि जब शौर्य चौहान ने अवशेष बॉक्स खोला तो अर्जुन ने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोल ली थी। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि सभी भ्रमों को भेद सकती थी और सभी चीजों के सार को देख सकती थी। यहां तक कि तलवार और सेबर कब्र में भी अर्जुन ने बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि से लाखों वर्षों पुराने ऊर्जा चिन्ह देखे थे। ये वह क्षमता थी जो महान सम्राट स्तर के उजाड़ स्वर्ग मास्टर्स के पास भी नहीं थी। लेकिन जब अर्जुन ने अवशेष की जांच की तो उसे कुछ अजीब लगा। अवशेष के अंदर उसे थोड़ी सी काली गैस दिखी। ये काली गैस लाल सांप के नीचे छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो एक बेहद पतला और छोटा काला जहरीला सांप धीरे धीरे तैर रहा हो। लेकिन जैसे ही ऊर्जा दृष्टि बंद हुई, काला सांप गायब हो गया। यह एक भूत की तरह था जिसने अर्जुन के दिल को बेचैन कर दिया। किसी अज्ञात कारण से अर्जुन को इस काले सांप को देखकर बहुत ही अशुभ अनुभव हुआ। ऐसा एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। इस अवशेष में कोई समस्या हो सकती है। इस संभावना को समझते ही अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। और उसी समय चौक पर माहौल अब भी भारी बना हुआ था। मानसी अब भी चुप थी और सभी लोग उसे देख रहे थे।
पूरी सभा में ठंडापन छा गया था। यंग मास्टर शौर्य, मैं पहले इसे देखना चाहती हूँ। इस समय राठौर परिवार की कुलमाता ने अचानक कहा। असल में उसने यह बात केवल स्थिति को थोड़ा सहज बनाने के लिए कही थी, क्योंकि माहौल बहुत अधिक तनावपूर्ण हो गया था। साथ ही वह अवशेष की जांच करके ये देखना चाहती थी कि उसमें कोई समस्या तो नहीं थी। बिल्कुल कुलमाता, कृपया इसे देखें। शौर्य चौहान मुस्कुराते हुए बोले और अवशेष को कुलमाता के पास खड़ी दासी को सौंप दिया। कुलमाता ने अवशेष को अपने अंगूठे और तर्जनी से पकड़ा। धूप में यह अंगूठी के आकार का अवशेष बिल्कुल क्रिस्टल जैसा साफ लग रहा था, जैसे किसी अमर जैद से बना हो। अवशेष की सतह पर बना सांप एक अद्भुत आध्यात्मिक आभा छोड़ रहा था। बहुत ही अद्भुत अवशेष। कर राठौर परिवार के एल्डर ने इसकी तारीफ की। कुलमाता ने अपनी स्वर्गीय दृष्टि खोली और अपनी मानसिक ऊर्जा को इसमें प्रवाहित किया, फिर हल्के से सिर हिलाया। वह इससे बहुत संतुष्ट लगी। अपनी शक्ति से उन्होंने महसूस किया कि इस अवशेष में अत्यंत शुद्ध यांग ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। कुलमाता के चेहरे के भाव देखकर अर्जुन का दिल बैठ गया। उसे उम्मीद थी कि कुलमाता को अवशेष में कुछ असामान्यता दिखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुलमाता को उजाड़ स्वर्ग तकनीक का बहुत ज्ञान था, लेकिन वह केवल रतनगढ़ दुनिया की विरासत तक सीमित था। प्राचीन उजाड़ स्वर्ग तकनीकों के बारे में उन्हें अधिक जानकारी नहीं थी। इसका मतलब था कि इस अवशेष में असमस्या शायद चौहान परिवार द्वारा कोई विष मिलाने की वजह से नहीं थी, बल्कि यह खुद प्राचीन उजाड़ स्वर्ग तकनीक के खतरनाक स्वभाव की वजह से था। अगर अवशेष में जहर मिलाया गया होता तो कुलमाता उसे तुरंत पहचान लेती, लेकिन प्राचीन तकनीकों की सीमाएं न समझने के कारण वह इस अवशेष की असली खामी को नहीं देख सकी। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। अगर कुलमाता को कुछ संदेह होता तो सब कुछ आसान हो जाता, लेकिन अब उन्होंने इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। बहुत बढ़िया, कुलमाता ने प्रसन्न होकर कहा। चौहान परिवार ने सच में बहुत मेहनत की है। अवशेष को देखकर कुलमाता का व्यवहार शौर्य चौहान के प्रति अधिक सौहार्दपूर्ण हो गया। ये किसी एल्डर का अपने प्रिय युवा की ओर दिखाए जाने वाले स्नेह जैसा था। इस बदले हुए रवैये से शौर्य चौहान बहुत उत्साहित हो गया। ये तो हमारा कर्तव्य है। जब दोनों परिवार एक गठबंधन में बंधने जा रहे हैं, तो हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए और साथ मिलकर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ये कहते हुए शौर्य चौहान की नज़र मानसी पर गई। क्या ख्याल है, मानसी? शौर्य चौहान को ये यकीन था कि मानसी से उसकी शादी लगभग तय हो चुकी है, इसलिए उसने उसे और आत्मीयता से संबोधित किया। लेकिन ये सुनकर मानसी की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे कुलमाता असंतुष्ट हो गई। आखिरकार वो महान महारानी अवशेष, जो मानसी की जन्मजात बंद मेरिडियन को ठीक कर सकता था, उनके सामने था। यह अवसर हाथ से जाने देने लायक नहीं था। पहले कुलमाता ने मानसी की इच्छाओं का सम्मान किया था और समय निकालने की कोशिश कर रही थी, ताकि स्थिति बदलने का कोई मौका मिल सके। लेकिन अब शौर्य चौहान के 12 अवशेषों के बारे में कहने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर उन्होंने आज इस अवशेष को नहीं आजमाया तो भविष्य में भी कोई मौका नहीं रहेगा। इसका मतलब था कि वे चौहान परिवार को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर रहे थे। कुलमाता ये जोखिम नहीं उठा सकती थी। आखिरकार अगर इस मौके को खो दिया जाता तो भविष्य में मानसी की मेरिडियन को ठीक करना बेहद कठिन हो जाता। इतने उच्च स्तर के उजाड़ हड्डी अवशेष, वह भी प्राचीन विधियों से तैयार किया हुआ, राठौर परिवार के लिए बनाना संभव नहीं था। मानसी, कुलमाता की आवाज अब कुछ सख्त हो गई थी। और इसी समय शौर्य चौहान ने आगे कहा, मिस मानसी, ऐसा नहीं है कि मैं आप पर दबाव डाल रहा हूं। पहले ही मैंने बताया था कि जब मेरे चौहान परिवार ने इस अवशेष को तैयार किया तो हमने विशेष रूप से इसे एवरलास्टिंग पर्पल गोल्ड के डिब्बे में रखा, ताकि इसकी औषधीय शक्ति बनी रहे। यही कारण था कि इस अवशेष डिब्बे पर कुल 7 सीलें लगाई गई थी। ये 7 सीलें साधारण नहीं हैं। फिर भी यह अवशेष केवल 1 वर्ष तक ही इस विशेष डिब्बे में रखा जा सकता है। अब जब मैंने इसे खोल दिया है तो यह अवशेष सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय तक उपयोगी रहेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा इसकी औषधीय शक्ति कम होती जाएगी। जितनी देर करेंगे इसका प्रभाव उतना ही कमजोर होगा। शौर्य चौहान के ये शब्द आखिरी चोट की तरह थे। जो राठौर परिवार के एल्डर्स अभी तक संकोच कर रहे थे, वे तुरंत चौहान परिवार के पक्ष में झुक गए। यहाँ तक कि मास्टर शेन भी केवल एक लंबी सा असर लेकर अपना सिर हिलाने लगे। उन्होंने अपनी युआन क्यूई का उपयोग करके मानसी से कहा, मानसी, तुम्हारा गुरु बेकार है। मैं तुम्हारी जन्मजात टूटी हुई मेरिडियन को जोड़ने के लिए कोई दिव्य औषधि नहीं खोज सका। अगर मुझे और 500 साल भी मिल जाएं, तब भी मुझे कोई भरोसा नहीं है। अब जब चौहान परिवार ने इसे खोज लिया है तो शायद यही नियति है। कभी कभी हमें कुछ पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। टीचर, मानसी ने हल्के से सिर घुमाया और मास्टर शेन की ओर देखा। उसकी गहरी नम आंखों में हजारों भाव थे। आप भी ऐसा ही सोचते हैं? मास्टर शेन ने एक लंबी सांस भरी और कहा, योद्धा मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते हैं ताकि वे स्वर्ग से मुकाबला कर सके, लेकिन
पिछले लाख वर्षों में रतनगढ़ दुनिया में कितने लोग ये कह सकते हैं कि उन्होंने स्वर्ग को हरा दिया? स्वर्ग से मुकाबला करना सिर्फ कुछ साहसी शब्द बोलने जितना आसान नहीं है। इसके लिए वर्षों की पीड़ा और संघर्ष से गुजरना पड़ता है। खुद को धीरे धीरे निखारना पड़ता है, खुद को चरम सीमा तक धकेलना पड़ता है और अंत में मार्शल आर्ट्स की चोटी पर चढ़ना पड़ता है। केवल तभी कोई व्यक्ति वास्तव में कह सकता है कि मनुष्य स्वर्ग को हरा सकता है। एक तेज तलवार अनगिनत बार धार लगाकर ही बनती है। कोई भी जन्म से ही स्वर्ग को हरा नहीं सकता। मास्टर शेन की आवाज ईमानदार थी और उसमें उनके 30,000 वर्षों के अनुभव का सार था। इस समय मास्टर शेन का व्यक्तित्व भले ही मजाकिया और लापरवाह लग रहा था, लेकिन जब वह युवा थे तब उनका मार्शल आर्ट्स और उजाड़ स्वर्ग तकनीक में कौशल उनके साथ वालों से कहीं अधिक था। वह भी कभी आकाश के गर्वित पुत्र जैसा हुआ करते थे, लेकिन जीवन और मार्शल आर्ट्स के अनुभवों ने धीरे धीरे उन्हें एक परिपक्व योद्धा में बदल दिया। मानसी ने एक गहरी सांस ली और हल्की कड़वी मुस्कान दी। 2 साल पहले जब वह अपने परिवार लौटी थी तो उसने सुना था कि चौहान परिवार राठौर परिवार से विवाह गठबंधन करना चाहता है और उसे शौर्य चौहान से शादी करनी होगी। उसका पहला विचार था कि यह पूरी तरह से हास्यास्पद है। उसे विश्वास था कि राठौर और चौहान परिवार के संबंधों को देखते हुए और शौर्य चौहान को समझते हुए यह शादी कभी नहीं हो सकती। उस समय राठौर परिवार के कई एल्डर्स उसकी तरफ थे, लेकिन अब 2 साल बाद उसके पक्ष में कोई भी नहीं बचा था। यहाँ तक कि कुलमाता, जिन्होंने उसे हमेशा प्यार दिया था, और मास्टर शेन, जिन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह माना था, अब शादी के समर्थन में थे। हालांकि कुलमाता और मास्टर शेन ने चौहान परिवार के सामने घुटने नहीं टेके थे, बल्कि वे नियति के सामने झुक गए थे। उन्होंने प्रकृति की शक्ति के आगे हार मान ली थी। यदि कोई योद्धा अपने दुश्मन के आगे झुकता है तो ये शर्मनाक होता है, लेकिन यदि कोई योद्धा स्वर्ग के आगे झुकता है तो ये सामान्य होता है। जैसा कि मास्टर शेन ने कहा था, पिछले लाख वर्षों में कितने लोग ये दावा कर सकते हैं कि उन्होंने स्वर्ग को हरा दिया? मानसी ने अपने मन में गहरी निराशा महसूस की और अपना सिर हल्के से झुका लिया। फिर उसने उठकर खड़े होने का निर्णय लिया। उसे पता था कि इस क्षण उसके साथ कोई नहीं था। जैसे ही वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलने वाली थी, तभी कोने से एक हल्की आवाज आई। यह आवाज उसके लिए जानी पहचानी थी, लेकिन फिर भी यह उसकी यादों से अलग थी। रुको, मुझे कुछ कहना है। मानसी चौंक गई और उसने अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि करीब 100 फीट दूर एक हरे कपड़े पहने युवक अपनी सीट से खड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर एक ठंडी चांदी की मास्क थी। मास्क की आंखों की जगह 2 खूनी लाल लकीरें बनी हुई थीं, जो उसे और भी डरावना बना रही थीं। लेकिन इसी पल मानसी को इस ठंडे और भयावह मास्क से एक असीम गर्मजोशी महसूस हुई। मानसी की नजरें महसूस कर अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये छोटा सा इशारा भी काफी था। मानसी समझ गई कि अर्जुन उसका समर्थन करना चाहता है। वह थोड़ी अवाक रह गई। जब हर कोई उसके खिलाफ था, जब मास्टर शेन और कुलमाता तक ने हार मान ली थी, जब कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं था, तब यह युवक खड़ा हुआ और उसने अपनी आवाज उठाई। मानसी को पता था कि यह युवक कुछ नहीं कर सकता, वह कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन उसका खड़ा होना ही काफी था। यह आवाज उस ठंडी, अंधेरी सर्द रात में एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ की तरह थी। ये ज्यादा गर्मी या रोशनी नहीं दे सकती थी, ये बसंत या सुबह नहीं ला सकती थी, लेकिन यह आशा लेकर आई थी। मानसी ने अर्जुन की आंखों में देखा। उस मास्क के पीछे उसकी गहरी काली आंखों में उसे अपना ही प्रतिबिंब देखा। उसे याद आया वह रात, विजय उत्सव की रात, जब अर्जुन ने उससे कुछ कहा था। उसे यह नहीं पता था कि 2 साल पहले जब वे उजाड़ मानव घाटी में थे, अर्जुन ने अपने मन में कसम खाई थी कि वह उसकी टूटी हुई मेरिडियंस को जोड़ने का तरीका खोजेगा। हालांकि संभावना बेहद कम थी, फिर भी वह लगातार मेहनत करता रहा। और आज जब चौहान परिवार और राठौर परिवार उस पर दबाव बना रहे थे, जब सभी एल्डर्स उसका समर्थन छोड़ चुके थे, तब अर्जुन ने अपनी छोटी सी ताकत से आवाज उठाई। ये दे खकर मानसी का दिल हल्का कांप गया। धन्यवाद, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने हल्के से सिर हिलाया और अपनी आंतरिक आवाज से अर्जुन को जवाब दिया। उसे पता था कि अर्जुन कुछ नहीं बदल सकता। अगर उसने कुछ गलत कहा तो उसे भयंकर क्रोध झेलना पड़ सकता था। आखिरकार जब 2 विशाल परिवारों ने कुछ तय कर लिया हो, तो एक छोटा सा युवक कैसे विरोध कर सकता था, खासकर शौर्य चौहान जैसे व्यक्ति के सामने जो पहले से ही अर्जुन को मारने का इरादा रखता था। अगर राठौर परिवार ने चौहान परिवार से गठबंधन कर लिया तो शौर्य चौहान का प्रभाव राठौर परिवार में बढ़ जाएगा। उस स्थिति में अर्जुन का जीवन खतरे में पड़ सकता था। ओह! एक अनजान आवाज सुनकर शौर्य चौहान का चेहरा कड़क हो गया। उसने तुरंत आवाज की दिशा में देखा। जैसे ही उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, उसका खून खौल उठा। यह वही लड़का है। वह अर्जुन के मास्क को अच्छी तरह पहचानता था। हालांकि उसकी उजाड़ स्वर्ग तकनीक प्रतियोगिता में हार का कोई सीधा संबंध अर्जुन से नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी हार के लिए अर्जुन के मास्क को जिम्मेदार मान लिया था।
जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, उसे अपनी पराजय याद आ गई। वह शब्द जो उसने प्रतियोगिता से पहले बोले थे, आज वही शब्द उसे चीर रहे थे। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। जैसे ही अर्जुन खड़ा हुआ, पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। हर कोई चौंक गया। इस स्थिति में अगर कोई कुछ कहता तो वह मास्टर शेन, राठौर परिवार की कुलमाता या चौहान परिवार के ऊंचे पद के लोग होते। लेकिन विहान क्यों खड़ा हुआ? उसका दर्जा ही क्या था? तुम, शौर्य चौहान। आना ने अर्जुन को घूरा और तिरस्कार से हंसा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम लिन परिवार में कौन हो? तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी ताकत कितनी है? तुम्हें पता भी है कि यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम्हें मालूम है कि ये सब बड़े एल्डर्स कौन है? जब इतने बड़े लोग चुप हैं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? शौर्य चौहान अर्जुन को मारना चाहता था, लेकिन उसे बड़ों के सामने अच्छा इंसान दिखना था, इसलिए वह सीधा गाली नहीं दे सकता था। लेकिन उसके शब्दों में तिरस्कार और अपमान भरा था। वह 3 बातें साफ करना चाहता था। ये यून एक बच्चा था, उसकी ताकत बहुत कम थी, और वह राठौर परिवार का भी नहीं था, इसलिए उसका यहाँ बोलने का कोई हक नहीं था। लेकिन सबको हैरानी हुई जब अर्जुन ने बिना किसी डर के शांति से जवाब दिया, मैं विहान सिन्हा हूँ, राठौर परिवार के गेस्ट एल्डर मास्टर शेन का शिष्य हूँ। मेरी उम्र 15 साल है, और मेरी शक्ति युआन फाउंडेशन रियल्म के शुरुआती स्तर पर है। सब हैरान रह गए। अर्जुन ने बिल्कुल सामान्य तरीके से जवाब दिया, जैसे वह शौर्य चौहान के अपमान को समझ ही नहीं पाया हो। शौर्य चौहान को उसका ये जवाब बहुत गुस्सा दिलाने वाला लगा। चौहान परिवार के बाकी लोग भी गुस्से से जल रहे थे। यहाँ तक कि राठौर परिवार के लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा था। एल्डर शेन, ये राठौर परिवार की कुलमाता ने मास्टर शेन की ओर देखा। उसे अर्जुन समझदार लगता था, जो सभी से अच्छे से पेश आता था। लेकिन आज वह इतना दुस्साहसी क्यों हो गया? मास्टर शेन भी परेशान था। यह मेरा शागिर्द हमेशा मुसीबत में क्यों पड़ता है? बस बहुत हुआ। अचानक चौहान परिवार के एक एल्डर की कड़कती हुई आवाज गूंज उठी। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि सबके कान तक सुनने पड़ गए। टाक! गुस्से में 1000 हाथ एल्डर दादी ने अपनी कुर्सी का हाथ तोड़ दिया। उसकी बूढ़ी आंखों में क्रोध भरा था। वह एक गिद्ध की तरह अर्जुन को घूरने लगी। वह पहले से ही बहुत गुस्से में थी। आधे महीने पहले शौर्य चौहान की आत्मा को भारी नुकसान हुआ था। बहुत महंगी दवाइयां देने के बाद भी उसकी आत्मा पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। इसका असर उसकी साधन की गति पर पड़ा। इसलिए अब वह अर्जुन के दखल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 1000 हाथ एल्डर दादी ने इस सब का दोष राठौर परिवार पर लगाया। अगर राठौर परिवार ने चौहान परिवार की विरासत पर शक नहीं किया होता, अगर उन्होंने शौर्य चौहान पर विश्वास किया होता, तो क्या उन्हें यह उच्च स्वर्ग तकनीक चाय सभा आयोजित करने की जरूरत पड़ती? क्या शौर्य चौहान को इतने खतरनाक कौशल दिखाने पड़ते? और अब ये बेवकूफ बच्चा, जिसने पहले ही चाय सभा बर्बाद कर दिया था, अब इतने महत्वपूर्ण क्षण में भी परेशानी खड़ी कर रहा था। ये नालायक लड़का कहाँ से आया? 1000 हाथ एल्डर दादी ने गुस्से में कहा, क्या इसे तमीज भी है? अगर यह चौहान परिवार में होता तो मैंने इसे एक थप्पड़ में मार दिया होता। उसने अर्जुन को खुलेआम गाली दी और साथ ही राठौर परिवार पर भी निशाना साधा। वह सीधे राठौर परिवार के एल्डर्स को नहीं बोल सकती थी, लेकिन उसने इशारों में कहा कि राठौर परिवार बहुत ढीला है, तभी ऐसा बदतमीज बच्चा यहाँ बोलने की हिम्मत कर पाया। कुलमाता का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। 1000 हाथ एल्डर दादी, यह क्या मतलब है? अब कुलमाता को जवाब देना पड़ा। कुलमाता, इस बार 1000 हाथ एल्डर दादी का लहजा तीखा हो गया। हमने यह शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इससे लाभ तो राठौर परिवार को ही होगा। जब मानसी हमारे चौहान परिवार में शादी करेगी, तब भी वह राठौर परिवार की ही रहेगी। भविष्य में वह तुम्हारी महान महारानी बनेगी और शौर्य को बस थोड़ा लाभ मिलेगा। इसके लिए हम आरा चौहान परिवार महान महारानी अवशेष तैयार करने में बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। सच है कि हमारा चौहान परिवार 10 साल पहले जानवरों की भीड़ के हमले से कमजोर हो गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हारे राठौर परिवार की दया पर निर्भर हैं। उद्धरण चिन्ह, भले ही हम अगले कुछ दशकों तक विस्तार न करें, लेकिन हम अपनी विरासत बचा सकते हैं। 1000 हाथ एल्डर दादी ने फिर से अर्जुन को घूरा। अगर कुलमाता का सम्मान न होता तो मैं तुझे अभी मार डालती। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अर्जुन पर अपनी दबाव वाली आभा छोड़ी। यह उसकी ताकत का दबाव नहीं था, बल्कि उच्च पद पर लंबे समय तक रहने से आई श्रेष्ठता की भावना थी। ये यून ने अपनी नाक पकड़ ली। उसे वैसे भी ऐसे लोगों से चिढ़ थी जो दूसरों को डांटते रहते हैं। उसने शांत भाव से अपनी आस्तीन सीधी की और धीरे से बुदबुदाया, मैंने सोचा था कि उम्र बढ़ने के साथ लोग ज्यादा समझदार और शांत हो जाते हैं। उसकी यह बात सुनकर पूरा हॉल सन्न रह गया। यहाँ तक कि मास्टर शेन और कुलमाता भी दंग रह गए। अर्जुन ने कोई गाली नहीं दी थी, लेकिन उसके शब्द गाली से भी ज्यादा ताने भरे थे। 1000 हाथ एल्डर दादी की आंखें लाल हो गईं। ऐसा लगा जैसे उसका सारा खून उसके चेहरे पर चढ़ आया हो।
उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था, जैसे कोई बुढ़िया बिल्ली जिसकी पूंछ कोई खींच ले। बदतमीज लड़के, तू अपनी मौत बुला रहा है। हजार हाथ एल्डर दादी अर्जुन को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसी समय मास्टर शेन और मानसी खड़े हो गए। एक झपकी में मास्टर शेन अर्जुन के सामने आ गए। कुलमाता ने भी अर्जुन पर नजर जमा दी। अगर हजार हाथ एल्डर दादी हमला करती तो कुलमाता उसे बचा लेती। विहान, तुम ये क्या कर रहे हो? मास्टर शेन ने हैरानी और गुस्से से पूछा। तुमने हजार हाथ एल्डर दादी को इतनी भीड़ में ताने मारने की हिम्मत कैसे की? वह असहाय महसूस कर रहे थे। अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा। बस मुझे लगता है कि चौहान परिवार द्वारा लाई गई अवशेष में कुछ गड़बड़ है। राठौर परिवार के एल्डर्स हो या चौहान परिवार के ऊंचे पद वाले लोग, हर कोई अवाक रह गया। हालांकि चौहान परिवार के एल्डर्स बस एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन तुरंत बाद वे सभी गुस्से से अर्जुन की ओर देखने लगे। ये नौजवान क्या बकवास कर रहा है? हमारे चौहान परिवार ने महान त्याग और मेहनत से अवशेष को तैयार किया है, और ये लड़का इस पर झूठा आरोप लगा रहा है। अगर राठौर परिवार ने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो हम इसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे। चौहान परिवार के एल्डर्स पहले से ही अर्जुन को सहन नहीं कर पा रहे थे। इसी समय हजार हाथ एल्डर दादी का चेहरा काला पड़ गया। उसकी धुंधली और क्रूर आंखों में ऐसा घातक इरादा था मानो वह अपनी नजर से ही अर्जुन को मार डालेगी। वह कठोर स्वर में बोली, मैं चाहती हूं कि राठौर परिवार इस लड़के को मेरे हवाले कर दे। अगर नहीं किया तो भूल जाओ कि तुम्हें यह महान महारानी अवशेष मिलेगा। हजार हाथ एल्डर दादी का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। उसने सीधे अवशेष को लेकर राठौर परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। अगर वे अर्जुन को उसके हवाले नहीं करते तो यह अमूल्य औषधि मानसी को नहीं दी जाएगी। ये सुनकर कई राठौर परिवार के एल्डर्स के चेहरे के भाव बदल गए। मानसी की प्राकृतिक रूप से बाधित मेरिडियंस को ठीक करने और राठौर परिवार के लिए एक महान महारानी तैयार करने का सपना इस अवशेष पर निर्भर था। हालांकि अर्जुन का भी राठौर परिवार के लिए कुछ महत्व था, लेकिन मानसी की तुलना में उसका महत्व नगण्य था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अर्जुन को क्या हो गया था। इस समय कई एल्डर्स उसे बचाना चाहते थे, लेकिन कोई उसकी इस आत्मघाती हरकत का समर्थन नहीं कर सकता था। आखिर तक छोटे उमर ने इसी दुष्ट बुरी औरत को ही क्यों छेड़ा? हजार हाथ एल्डर दादी हमेशा से ही निर्दयी थी। उम्र बढ़ने के साथ वह और भी निर्दयी हो गई थी। जिसने भी उसे नाराज किया उसका जीवन नर्क बन जाता था। समस्या है? कैसी समस्या है? अर्जुन के शब्दों ने कुलमाता की चिंता बढ़ा दी। उन्होंने यह विवाह सिर्फ इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि यह मानसी के जीवनकाल से जुड़ा था। अगर अवशेष में कोई समस्या थी तो यह उनके लिए क्रोध से भर जाने की बात थी। क्या समस्या हो सकती है कुलमाता? इस लड़के की बकवास पर ध्यान मत दें। इस समय मानसी की एल्डर आंटी खड़ी हो गईं। वह पहले से ही अर्जुन से नाराज थीं। चौहान परिवार ने इस अवशेष को बनाने में इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। क्या वे इसे जहर देकर बर्बाद कर देंगे और राठौर परिवार को नाराज कर देंगे? ये सरासर मूर्खता है। इससे उन्हें क्या फायदा होगा? और फिर कुलमाता, आपने स्वयं इस अवशेष की जांच की है? क्या आपकी दृष्टि उस लड़के से कमजोर है? मेरे हिसाब से इस लड़के को चौहान परिवार को सौंप देना चाहिए, क्योंकि यह राठौर परिवार का हिस्सा भी नहीं है। राठौर परिवार के एल्डर्स भी यही सोच रहे थे। आखिर अर्जुन को किस आधार पर लगता था कि अवशेष में कोई समस्या है? हालांकि कुलमाता ने तुरंत अर्जुन को खारिज नहीं किया। उन्होंने पहले ही देखा था कि उजाड़ स्वर्ग तकनीक चाय सभा में अर्जुन की प्रतिभा कैसी थी। इसलिए वह जानती थी कि अर्जुन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बेवजह बात करे। कुलमाता की आंखों में चमक आई। छोटे मित्र विहान, बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि महान महारानी के अवशेष में कोई समस्या है? उन्होंने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके अर्जुन को एक निजी संदेश भी भेजा। छोटे मित्र विहान, तुम्हें अपने शब्दों को तौलकर बोलना होगा। अगर तुम कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए तो शायद मैं तुम्हारी जान बचा लूं, लेकिन मुझे भारी दबाव और आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। हजार हाथ एल्डर दादी ने जब ये साफ कर दिया कि वह अर्जुन को मारना चाहती है, यहाँ तक कि महान महारानी अवशेष को भी रोकने को तैयार थी ताकि राठौर परिवार उसे सौंप दे, तब कुलमाता की युआन क्यूई से भेजी गई आवाज सुनकर अर्जुन को मन ही मन सुकून और गर्मजोशी महसूस हुई। धन्यवाद कुलमाता, ये जूनियर हालात को समझता है। अर्जुन जानता था कि अब खुद को छिपाने का समय न ही था। वह नहीं चाहता था कि लोग उसकी असली क्षमताओं के बारे में जानें, लेकिन अब उसे सामने आना ही था। वह मास्टर शेन की मदद नहीं ले सकता था, क्योंकि भले ही मास्टर शेन उस पर विश्वास कर भी लेते और कहते कि अवशेष में समस्या है, वह ये नहीं बता पाते कि असली समस्या क्या थी। इसलिए सब कुछ अर्जुन पर ही निर्भर था। गहरी सांस लेते हुए अर्जुन चौराहे के बीच में चला गया। वह महसूस कर सकता था कि मानसी की नजरें उस पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों झलक रही थी। वह जानती थी कि अर्जुन कभी ऐसा कुछ नहीं करता था जिसमें उसे खुद पर भरोसा न हो। चूंकि उसने इतनी बड़ी बात कह दी थी तो जरूर उसके पास कोई रास्ता होगा।
वह शौर्य चौहान से लगभग 10 फीट की दूरी पर खड़ा हो गया, क्योंकि अवशेष पहले से ही शौर्य चौहान के हाथों में था। शौर्य चौहान ने अवशेष को पकड़े हुए अर्जुन की ओर ठंडी और घातक निगाहों से देखा। लड़के, अगर तू भविष्य में मेरे हाथ लगा तो तुझे मौत से भी बुरा जीवन जीना पड़ेगा। शौर्य चौहान की युआन क्यूई से भेजी गई आवाज अर्जुन के कानों में गूंजी। उसे अर्जुन की परवाह नहीं थी। भले ही उसकी उजाड़ स्वर्ग तकनीक की प्रतिभा अच्छी थी, योद्धाओं की दुनिया में असली ताकत ही सब कुछ थी। ताकत की बात करें तो राठौर परिवार की युवा पीढ़ी में कौन शौर्य चौहान से मुकाबला कर सकता था। छोटे कमीने, बोल, अगर ठीक से नहीं बोला तो ये तेरी आखिरी बातें होंगी। हजार हाथ एल्डर दादी ने अर्जुन को खतरनाक नजरों से घूरते हुए कहा। चौहान परिवार के सभी एल्डर्स की निगाहें अर्जुन पर थीं। उनके चेहरों पर तिरस्कार और उपहास के भाव थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। जब से मैं छोटा था, मेरी ऊर्जा को महसूस करने की स्वाभाविक क्षमता रही है। मेरी आंखें विशेष हैं और ऊर्जा के मूल स्वरूप को देख सकती हैं। ओह, लोग चौंक गए। ऊर्जा के मूल स्वरूप को देखना। दरअसल इस दुनिया में कुछ लोग जन्मजात विशेष शक्तियों के साथ पैदा होते थे। हालांकि ये दुर्लभ था, लेकिन जब जनसंख्या खरबों में हो तो ऐसे लोग मिल ही जाते थे। उदाहरण के लिए, मानसी की इन मेरिडियंस भी एक विशेष शारीरिक क्षमता थी। इसी तरह शुद्ध यांग शरीर भी एक विशेष क्षमता थी। इसके अलावा कुछ लोगों की आंखों में भी अलग अलग शक्तियां होती थीं। कुछ लोगों के पास डाकिन आंखें होती थीं, जिससे वे आत्माओं और भूतों को देख सकते थे। कुछ लोगों के पास हेरेटिक आंखें होती थीं, जो उनकी नजरों से दूसरों को मोहित कर सकती थीं और उन्हें भ्रम में डालकर मानसिक नुकसान पहुंचा सकती थीं। लेकिन किसी की आंखों में ऐसी शक्ति हो जो ऊर्जा के मूल स्वरूप को देख सके, ये पहले कभी नहीं सुना गया था। प्राचीन कहानियों में डबल आइज और रिपीटेड आइज का जिक्र मिलता था। डबल आइज में एक ही आंख में दो पुतलियां होती थीं, जबकि रिपीटेड आइज में बड़ी पुतली के अंदर एक छोटी पुतली होती थी। इन दो विशेष आंखों वाले लोग भ्रम और धोखे को देख सकते थे। वे चीजों की सच्चाई को पहचान सकते थे, जिससे उनकी समझ और प्रतिभा बहुत अधिक होती थी। यह एक बहुत ही खास शारीरिक बदलाव था। क्या इस लड़के के पास भी ऐसी ही कोई आंखें थीं? लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन यहां तक कि मानसी की एल्डर ऑन्ट, जो अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसके शब्दों पर थोड़ा विश्वास करने लगी। इसका कारण ये था कि हाल ही में उजाड़ स्वर्ग तकनीक की बैठक में अर्जुन ने साधारण सीलिंग तकनीक मिस्टिक क्रिस्टल हैंड का उपयोग कर के आसानी से अनिरुद्ध सोलंकी के 5 एलिमेंटल हड्डी सरणी को तोड़ दिया था। असल में ये करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर अर्जुन की आंखें सच में ऊर्जा के मूल स्वरूप को देख सकती थीं, तो यह उसके लिए बहुत आसान हो जाता। क्योंकि अनिरुद्ध सोलंकी ने उजाड़ हड्डियों में जो भी जाल बिछाया था, उसे अर्जुन ने एक ही नज़र में देख लिया होगा, इसलिए उसे तोड़ना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। ऊर्जा के मूल स्वरूप को देखना, यह तो लगभग वही शक्ति है जिसकी उजाड़ स्वर्ग मास्टर्स को तलाश रहती है। राठौर परिवार के एक एल्डर उजाड़ स्वर्ग मास्टर ने ईर्ष्या और आश्चर्य से कहा। किसे पता था कि एक युवा लड़के के पास ऐसी शक्ति होगी? अर्जुन की बात सुनकर शौर्य चौहान की आंखों में हल्का सा बदलाव आया, लेकिन उसने तुरंत अपने भाव छिपा लिए। वह अर्जुन की ओर देखता रहा, लेकिन उसकी निगाहों में सिर्फ क्रोध और घृणा थी। काश वह उसी पल अर्जुन को मार सकता। दादी, इस लड़के की शक्ति शायद सच में असली है। शौर्य चौहान ने कभी नहीं सोचा था कि राठौर परिवार का एक मामूली सदस्य हर बार उसके खिलाफ खड़ा होगा, और जब भी वह प्रकट होता था, या तो वह उसकी बेइज्जती करता या उसकी कमजोरियों को उजागर कर देता। अर्जुन की ताकत कुछ भी नहीं थी, फिर भी शौर्य चौहान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह उसके सामने बेबस हो। हजार हाथ एल्डर दादी का चेहरा थोड़ा तना, फिर उसने कहा, तो क्या हुआ अगर उसकी आंखें विशेष हैं? तुमने सिर्फ इतना कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन यह नहीं बताया कि क्या गड़बड़ है। यह अवशेष एक प्राचीन उजाड़ स्वर्ग तकनीक से बनाया गया है, जिसे हमारे चौहान परिवार के कई ग्रैंड एल्डर्स, हमारे सहयोगी परिवारों के कुछ उजाड़ स्वर्ग मास्टर्स और मैंने मिलकर तैयार किया है। इस अवशेष में शायद कोई कमी हो सकती है, लेकिन ये कमी इतनी छोटी है कि इसे हमारे सहयोगी परिवारों के उजाड़ स्वर्ग मास्टर्स तक नहीं पहचान पाए, जो इसे बनाने में शामिल थे। राठौर परिवार की कुलमाता की शक्ति भले ही बहुत ऊंची हो, लेकिन वह भी इसका रहस्य नहीं जान सकी। मुझे नहीं लगता कि यह लड़का कुछ भी साबित कर सकता है। मुझे लगता है कि यह बस शक कर रहा है, लेकिन असल में डरने की कोई बात नहीं है। हजार हाथ एल्डर दादी की यह बात सुनकर शौर्य चौहान को थोड़ा सुकून मिला। सही बात थी, मान लिया कि अर्जुन को शक हो रहा था, लेकिन क्या उसके पास कोई ठोस सबूत था? ये सोचकर शौर्य चौहान ठहाका मारकर हंसा और अर्जुन से बोला, क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? बस यही तुम्हारा स्पष्टीकरण है? हमारे चौहान परिवार ने अनगिनत योद्धाओं की कुर्बानी दी, महान महारानी का प्राचीन नुस्खा पाने के लिए। फिर हमने दूर दूर से विशेषज्ञों को बुलाया, अनगिनत कीमती खजाने खर्च किए, यहाँ तक कि एक प्राचीन सच्ची आत्मा की जीवन ऊर्जा हड्डी का भी उपयोग किया। तब जाकर यह अवशेष बनाया गया।
लेकिन तुम सिर्फ एक वाक्य में हमारी सारी मेहनत को बेकार बता रहे हो। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? शौर्य चौहान की बात सुनकर चौहान परिवार के वे सभी उजाड़ स्वर्ग मास्टर्स, जिन्होंने इस अवशेष के लिए मेहनत की थी, गुस्से से भर गए। तो क्या हुआ अगर उसकी आंखें विशेष थीं? क्या एक बच्चा जो अभी सिर्फ युवान फाउंडेशन स्तर पर था, सिर्फ अपनी आंखों के सहारे इस महान अवशेष में कोई गलती देख सकता था? मैं गवाही देता हूं कि इस महान महारानी अवशेष में कोई समस्या नहीं है। एक सफेद चोगा पहने लंबे भौहों वाले एल्डर खड़े हुए और बोले, मैं सोलंकी परिवार का अतिथि एल्डर हूँ। मेरी राठौर परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मेरी बात निष्पक्ष मानी जानी चाहिए। मेरी उजाड़ स्वर्ग तकनीक भले ही बहुत ऊंची न हो, लेकिन मेरी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं हैं। मैं पूरी प्रक्रिया में शामिल था जब यह अवशेष बनाया गया था, और मुझे इसमें कोई गलती नहीं दिखी। ये लंबे भौहों वाला एल्डर वास्तव में उन लोगों में से एक था जिन्होंने अवशेष को तैयार करने में भाग लिया था। इसलिए जब उसने चौहान परिवार के पक्ष में बात की, तो उसकी गवाही को काफी महत्व दिया गया। वैसे भी वहां मौजूद अधिकतर लोग अर्जुन की बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे, और इस एल्डर की गवाही के बाद और भी कम लोग उस पर विश्वास कर रहे थे। इस स्थिति में एक छोटे से लड़के को बोलने का क्या हक था? अगर सिर्फ अर्जुन के कहने पर इस मामले को पलट दिया जाता, जो कि दोनों परिवारों के भविष्य से जुड़ा था और जिस पर काफी चर्चा हो चुकी थी, तो ये किसी मजाक से कम नहीं होता। ये लड़का जानबूझकर बाधा डाल रहा है और बकवास कर रहा है। वह कहता है कि उसकी आंखें ऊर्जा के मूल रूप को देख सकती हैं, लेकिन ये तो सिर्फ उसकी ही बात है। फिर उसकी बात को कौन साबित करेगा? चौहान परिवार के एल्डर्स ने अर्जुन की आलोचना शुरू कर दी। राठौर परिवार की कुलमाता का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, छोटे मित्र विहान, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ है? अर्जुन ने सिर हिलाया, अगर मैं कहूं कि मेरे पास इसे साबित करने का तरीका है। ओह! अर्जुन की यह बात सुनकर लोग चौंक गए। साबित करना? मुझे दवा की जांच करने के लिए एक उजाड़ जानवर चाहिए। अर्जुन ने कुलमाता की ओर देखा। राठौर परिवार के पास कई उजाड़ जानवर कैद थे। ये जानवर रतनगढ़ दुनिया में उत्पात मचाते थे, लेकिन कुछ योद्धाओं ने इन्हें पकड़ लिया था। इन्हें मारा नहीं गया, बल्कि इन्हें युवा योद्धाओं के प्रशिक्षण के लिए रखा गया, ताकि वे लड़ाई की कला में निपुण हो सकें। हा हा हा। उसी समय शौर्य चौहान जोर से हंस पड़ा, यही तुम्हारा सबूत है? तुम इस अनमोल महान महारानी अवशेष को एक उजाड़ जानवर को खिलाना चाहते हो, बस ये देखने के लिए कि यह जहरीला है या नहीं। उसे लगा था कि अर्जुन के पास इसे साबित करने का कोई मजबूत तरीका होगा, लेकिन ये तरीका उसे बेहद मूर्खतापूर्ण लगा। सिर्फ तुम्हारी बात पर यकीन करके हमारा चौहान परिवार, जिसने अनगिनत संसाधन खर्च किए, इस अवशेष को किसी जानवर को खिला दे, ये तो हास्यास्पद है। शौर्य चौहान के मजाक उड़ाने पर अर्जुन हल्के से मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं, मुझे अभी भी किसी की मदद की जरूरत है। यंग मास्टर शौर्य, हजार हाथ एल्डर दादी, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए क्या मैं आपकी शक्तियों का उपयोग कर सकता हूँ? अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। उसके होठों के किनारे एक अजीब सा टेढ़ापन था, जिससे उसका चेहरा कुछ डरावना लग रहा था। आमतौर पर जब वह इस तरह मुस्कुराता था तो कोई न कोई मुश्किल में पड़ ही जाता। चूंकि कोई भी अर्जुन की मुस्कान नहीं देख सका, इसलिए कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। और रय चौहान ने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन को अवशेष की जांच में हजार हाथ एल्डर दादी और उसकी खुद की मदद चाहिए होगी। आखिर ये लड़का क्या योजना बना रहा है? ग्रैनी, तुम्हें क्या लगता है इसका असली मतलब क्या है? शौर्य चौहान ने हजार हाथ एल्डर दादी को युआन क्यूई आवाज भेजी। हजार हाथ एल्डर दादी ने ठिठोलते हुए जवाब दिया, ये छोटा कमीना बस अपनी मौत को बुला रहा है। मैं नहीं मां, आना सकती कि एक युआन फाउंडेशन स्तर का जूनियर कुछ ऐसा कर सकता है जो एक सम्राट स्तर का उजाड़ स्वर्ग मास्टर भी नहीं कर पाया। इसके अलावा हम इस बच्चे को अवशेष नष्ट नहीं करने देंगे। इससे अवशेष की खामी को खोजना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये कहते हुए हजार हाथ एल्डर दादी उठ खड़ी हुई और चौक के बीच में चली गई। वह कद में अर्जुन से छोटी थी, लेकिन उसका दबदबा पूरे स्थान पर महसूस किया जा सकता था। छोटे कमीने, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या खेल खेल रहे हो। ओह, तो तुम मान गई? अर्जुन ने जवाब दिया। क्या मजाक है? मैं क्यों नहीं मानूंगी, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि एक छोटे लड़के की बातों से मेरे चौहान परिवार का सम्मान दागदार होगा? आज तुमने मेरे चौहान परिवार पर झूठा आरोप लगाया है, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूं, तो क्या हमारा परिवार दुनिया के सामने मजाक नहीं बन जाएगा? मैं तुम्हें 1 घंटा देती हूं। अगर तुम साबित नहीं कर पाए कि अवशेष में कोई खामी है, तो तुम्हें अपनी जान मेरे हवाले करनी होगी। हजार हाथ एल्डर दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह समझ चुकी थी कि राठौर पर छोटी ईवार की कुलमाता अर्जुन की रक्षा करना चाहती थी। पहले जब उसने मानसी की प्राकृतिक इन मेरिडियंस को न ठीक करने और अर्जुन को मारने की धमकी दी थी, तो वह गंभीर नहीं थी। अब सबकी निगाहें अर्जुन पर टिक गईं। मामला अचानक उसकी जान पर आ टिका था। एक बार यदि अर्जुन इस शर्त को मान लेता, तो कुलमाता उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी।
अगर अर्जुन हार जाता तो मरने से पहले उसे कैसी अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, यह कोई नहीं जानता था। अर्जुन, मानसी की चिंतित आवाज अर्जुन के कानों में गूंज उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मामला इस हद तक बढ़ जाएगा। अर्जुन ने उसकी खातिर खड़े होकर आवाज उठाई थी, लेकिन अब उसकी खुद की जान भी खतरे में पड़ गई थी। मानसी चाहती थी कि अर्जुन एक कोशिश करे। आखिरकार कोई भी छोटी सी उम्मीद अच्छी होती, लेकिन जब जान पर बन आए तो बात अलग हो जाती। इतनी ऊंचे स्तर के अवशेष में खामी साबित करना बेहद कठिन न था। उसे डर था कि अर्जुन के पास ज्यादा भरोसा नहीं होगा। जोखिम मत उठाओ, यह मामला तुमसे जुड़ा नहीं है। मानसी चाहती थी कि अर्जुन इस खतरे से बच जाए। अर्जुन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। अब जब उसकी जान दांव पर थी तो उसे इसे ध्यान से सोचना था। अर्जुन के डर को देखकर शौर्य चौहान बहुत खुश हुआ। ग्रैनी, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि यह नासमझ लड़का अपनी जान खतरे में डालकर क्या कर सकता है। हाँ, इसे बस एक स्पष्ट एहसास हुआ है। इसके लिए अवशेष में खामी ढूंढना नामुमकिन है। अगर यह हिम्मत करके शर्त मान भी ले तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। पूरा चौक सन्नाटे में डूब गया। अर्जुन चुपचाप बीच में खड़ा रहा। उसकी ठंडी चांदी की मास्क के पीछे क्या भाव थे, यह कोई नहीं देख सकता था। अब जब तुमने खुद को इस स्थिति में डाल दिया है तो कीमत चुकाने का समय आ गया है। चौहान परिवार के एल्डर्स को गुस्सा शांत होता महस बड़े उस हुआ। यह अज्ञानी लड़का सच में उनके खून को खौला रहा था। विहान, शौर्य चौहान ने अर्जुन की ओर तिरस्कार से देखा। अगर तुम घुटनों के बल झुककर हमारे सामने सिर पटककर अपनी गलती मान लो तो मेरा चौहान परिवार इस मामले को यहीं खत्म कर देगा। शौर्य चौहान इस पल बेहद संतुष्ट महसूस कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से जो आग उसके भीतर जल रही थी उसे अब बाहर निकालने का मौका मिल गया था। अर्जुन ने शौर्य चौहान की ओर देखा और उपहास किया। क्या वह बैंगनी क्रिस्टल पर भरोसा नहीं करता था? लेकिन जब जीवन और मृत्यु का सवाल हो तो 90% आत्मविश्वास भी पर्याप्त नहीं होता। उसे सावधानी से सोचना होगा। अगर मैं साबित कर दूं कि अवशेष में खामी है, अगर मैं हार गया तो अपनी जान की कीमत चुकाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम क्या दोगे? क्यों न तुम्हारी जान दांव पर लगे। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे शौर्य चौहान की आंखों में देखा। शौर्य चौहान का दिल धड़क उठा और वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। अर्जुन सच में उससे जान की बाजी लगाने को तैयार था। शौर्य चौहान के चेहरे पर हल्की झिझक दिखी, लेकिन वह जल्दी ही खुद को संभालते हुए बोला, क्या तुम जैसे कीड़े मेरी बराबरी कर सकते हो? तुम खुद को क्या समझते हो? यह मूर्ख लड़का, क्या इसे सच में लगता है कि इसकी जान यंग मास्टर शौर्य के बराबर है? ये तो उनका अपमान है। चौहान परिवार के एक एल्डर ने तंज कसा। हा हा हा, अर्जुन जोर से हंसा। अगर तुम्हें अपनी बेगुनाही पर इतना यकीन है तो जीवन दांव पर लगाने में क्या समस्या है? अर्जुन जानता था कि केवल शर्त लगाकर वह शौर्य चौहान से छुटकारा नहीं पा सकता था। अगर तुम मरने से डरते हो तो ठीक है, मैं शर्त बदलता हूँ। अगर मैं जीत गया तो मुझे चौहान परिवार की प्राचीन उजाड़ स्वर्ग तकनीक की विरासत और महान महारानी नुस्खा चाहिए। साथ ही मुझे बताना होगा कि तुम्हें ये सब किस रहस्यमय स्थान से मिला और उस जगह पर तुम्हें क्या क्या मिला। अर्जुन ने आखिरकार अपनी असली मांग रखी। यही वह चीज थी जिसे वह सच में जानना चाहता था। अर्जुन की शर्त सुनकर मानसी का दिल जोर से धड़का। उसकी खूबसूरत आंखों में उलझन दिखी। वह समझ गई कि अर्जुन ये सब उसी के लिए कर रहा था। उसे यह नहीं पता था कि चौहान परिवार द्वारा बनाया गया अवशेष सच में दोषपूर्ण था या नहीं, लेकिन उसे एक हल्का एहसास था कि यह अवशेष शायद उसके लिए असरदार था। नहीं तो चौहान परिवार इसे उसकी परीक्षा के लिए क्यों लाता? अगर राठौर परिवार खुद उस रहस्यमय स्थान की खोज करने जाता तो प्राचीन नुस्खा और असली उपचार की विधि पाने के उनके मौके बिल्कुल अलग होते। लड़के, तुम सपने देख रहे हो। हजार हाथ एल्डर दादी का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। अर्जुन सच में बहुत ज्यादा मांग रहा था। उसे न केवल रहस्यमय स्थान की जानकारी चाहिए थी, बल्कि चौहान परिवार के उन अनुभवों को भी जानना चाहता था जिन्हें पाने के लिए उन्होंने अपने कई शीर्ष योद्धाओं की जान जोखिम में डाली थी। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि छोटे उन सच में अवशेष में कोई कमी साबित कर सकता है, लेकिन फिर भी वह इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसी समय राठौर परिवार की कुलमाता उठ खड़ी हुई। उनकी कोमल मुस्कान गायब हो चुकी थी और उनकी नजरें अब सख्त थीं। हजार हाथ एल्डर दादी, मैं चौहान परिवार पर शक नहीं कर रही, लेकिन अगर अवशेष में सच में कोई समस्या है तो मानसी को यह खिलाने के पीछे चौहान परिवार की मंशा पर सवाल उठता है। तुम्हारा चौहान परिवार अगर मानता है कि छोटे दोस्त विहान ने तुम पर झूठा आरोप लगाया है तो तुम उसे आसानी से नहीं छोड़ोगे। लेकिन अगर हमारा राठौर परिवार यह साबित कर दे कि कोई हमारे खिलाफ बुरी मंशा रखता था तो हम भी इसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे। हजार हाथ एल्डर दादी, अगर ऐसा हुआ तो हमें चौहान परिवार से इसका जवाब चाहिए, वरना राठौर परिवार ऐसा स्थान नहीं है जहां कोई आए और चला जाए। ये शब्द साफ तौर पर एक धमकी थे। राठौर
वार रतनगढ़ दुनिया के शीर्ष परिवारों में से एक था। कुलमाता सिर्फ एक दयालु वृद्ध महिला नहीं थी, बल्कि एक सख्त नेता भी थी। कुलमाता की सख्ती देखकर हजार हाथ एल्डर दादी का दिल डूब गया। अगर अवशेष में सच में कोई समस्या निकली, तो राठौर परिवार इस मामले को गंभीरता से लेगा। अगर राठौर परिवार और चौहान परिवार आमने सामने आ गए, तो दोनों को भारी नुकसान होगा। भले ही राठौर परिवार जीत जाए, पर यह जीत एक बड़ी कीमत का ए साथ आएगी। हो सकता है कि कोई और बड़ा परिवार इस लड़ाई का फायदा उठा ले। हजार हाथ एल्डर दादी को नहीं पता था कि यह मामला सच में युद्ध तक जाएगा या नहीं, लेकिन इतना तय था कि अगर वे संतोषजनक जवाब नहीं देंगे, तो कुलमाता उन्हें आसानी से जाने नहीं देंगी। ये सोचकर हजार हाथ एल्डर दादी ने समझ लिया कि उसे अर्जुन की शर्त माननी ही होगी, नहीं तो कुलमाता इसका विरोध करेगी। लेकिन मान भी लिया तो क्या वाकई ये लड़का जीत सकता था? यह विडंबना है कि कुलमाता मेरे चौहान परिवार पर शक कर रही है। हमने बड़ी कीमत चुकाई है इस अवशेष को बनाने में, और हमें इसके बदले में सिर्फ आरोप मिल रहे हैं। हजार हाथ एल्डर दाद बड़ी ई ने निराशा से सिर हिलाया और राठौर परिवार की ओर गहरी नजरों से देखा। चौहान परिवार के समर्थकों को यह सुनकर दुख हुआ। उन्हें लगा कि कुलमाता का रवैया बहुत कठोर था। अब जब कुलमाता ने ये कहा है, तो मैं भी छोटे ऊपर नहीं बैठ सकता। मैं भी ये देखने में मदद करूंगा कि इस अवशेष में सच में कोई कमी है या नहीं। सोलंकी परिवार के एक एल्डर, जो पहले भी चौहान परिवार का समर्थन कर चुके थे, चौक के बीच में आ गए। अर्जुन ने सिर हिलाया, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। एक और व्यक्ति आ जाए तो क्या? बातों से कुछ साबित नहीं होगा। आओ एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। अर्जुन ने कहा। वह जानता था कि योद्धाओं के बीच कुछ आत्मा अनुबंध होते थे, जिनका पालन अनिवार्य था। अगर कोई अनुबंध तोड़ता, तो उसे गंभीर सजा भुगतनी पड़ती। राठौर परिवार की संपत्ति और संसाधनों के साथ एक ऐसा आत्मा अनुबंध तैयार करना मुश्किल नहीं होगा, जो हजार हाथ एल्डर दादी को बाध्य कर सके। हजार हाथ एल्डर दादी का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे ये पसंद है। लाओ, अनुबंध तैयार करो। लेकिन एक बात और, तुम्हार जैसे कीड़े जितनी जान उस रहस्यमय स्थान की जानकारी के लायक नहीं है। अगर अवशेष सही साबित हुआ, तो राठौर परिवार इस शादी को और नहीं टाल सकता। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। ये कहते हुए हजार हाथ एल्डर दादी ने मानसी की ओर देखा। इस वाह गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानसी ही थी। अगर वह पूरी तरह से इनकार कर देती, तो चौहान परिवार कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि राठौर परिवार उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करने का साहस नहीं करता। मानसी ने हल्का सा सिर झुका लिया। ये स्थिति पूरी तरह उसके नियंत्रण से बाहर चली गई थी। हजार हाथ एल्डर दादी ने उसे देखते हुए तिरस्कार भरी मुस्कान दी। उसे मानसी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह अपना भला बुरा नहीं समझती थी। मानसी धीरे धीरे उठी। उसने अपनी आंखें हल्के से बंद कर ली और उसकी लंबी पलकें हल्के से कांपी। करीब 10 सांसों के समय के बाद उसने आंखें खोली और अर्जुन की ओर गहरी नजरों से देखा। उसकी आंखें अर्जुन के मुखौटे से टकराईं, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखों से भी कोई संदेश नहीं दिया, क्योंकि वह मानसी के निर्णय का सम्मान करता था। यह उसकी खुद की शादी का मामला था। मैं सहमत हूं। इन दो साफ शब्दों ने पूरे स्थान में गूंज पैदा कर दी। अर्जुन उसके लिए खड़ा हुआ था। उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, तो क्या वह अपनी इज्जत और स्वतंत्रता की थोड़ी सी बाजी नहीं लगा सकती थी? अगर अर्जुन खुद पर भरोसा कर सकता था, तो मानसी भी उस पर भरोसा करने को तैयार थी। राठौर परिवार के एक एडमिनिस्ट्रेटर ने आत्मा अनुबंध आगे बढ़ाया। यह एक प्राचीन स्क्रॉल था, जिसे किसी प्राचीन प्रजाति या प्राचीन सच्ची आत्मा वाले जानवर की खाल से बनाया गया था। इस आत्मा अनुबंध पर जटिल रूनस खुदे हुए थे, जो अनुबंध की शर्तों को दर्शाते थे। इन प्रतीकों के बीच एक डरावना भूतिया सिर बना हुआ था। आत्मा अनुबंध को देखकर हजार हाथ एल्डर दादी ने ठंडी मुस्कान दी। उसने एक छोटे खंजर से अपनी उंगली काटी और अपने खून की एक बूंद अनुबंध के भूतिया सिर पर टपका दी। जैसे ही भूतिया सिर ने हजार हाथ एल्डर दादी के खून को छुआ, वह अचानक जीवित हो गया और अनुबंध के स्क्रॉल से बाहर उड़कर सीधे उसके दिल में समा गया। ये भूतिया सिर एक शाप था। जो भी इस आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करता, और अगर उसमें इस शाप को झेलने की शक्ति नहीं होती, तो अनुबंध तोड़ने पर उसका दिल भूतिया सिर द्वारा खा लिया जाता और उसकी मौत हो जाती। अर्जुन ने भी अपनी उंगली से खून की एक बूंद अनुबंध पर गिराई। जैसे ही भूतिया सिर उसके शरीर में समाया, उसे अचानक ठंड लगने लगी, उसकी आत्मा पल भर के लिए शरीर से बाहर निकल गई हो। इस समय हजार हाथ एल्डर दादी ने मानसी की ओर देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के मानसी ने अपनी नाखून से अपनी तर्जनी उंगली पर हल्की खरोंच दी और अपनी पतली गलियों से खून की एक बूंद उछाल दी। वह बूंद करीब 60-70 फीट दूर जाकर आत्मा अनुबंध पर गिरी। जैसे ही मानसी के खून ने आत्मा अनुबंध पर एक प्रतीक बनाया, शौर्य चौहान के चेहरे पर संतोषजनक मुस्कान आ गई। मानसी वाकई कितनी शांत और संयमित है। शौर्य चौहान ने अपना पंखा हिलाते हुए मानसी की ओर देखा।
उसकी आकर्षक शरीर रेखा को देखकर शौर्य चौहान की आंखों में एक क्षणिक लालच झलक उठा। आज के बाद यह अद्भुत महिला मेरी होगी। लेकिन केवल यही नहीं, चौहान परिवार ने न केवल प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र में महान महारानी की प्राचीन विधि प्राप्त की थी, बल्कि उन्हें एक और महत्वपूर्ण चीज मिली थी, महान महारानी की छोड़ी हुई एक अधूरी साधना विधि, ग्रेट एम्प्रेस हॉट सूत्र। यह एक विशेष साधना पद्धति थी जिसमें स्त्री पुरुष के बीच संबंधों से शक्ति प्राप्त की जाती थी, और इसका सबसे बड़ा लाभ पुरुष को मिलता था। लेकिन इस विधि के लिए आवश्यक था कि स्त्री का शरीर शुद्धतम यिन ऊर्जा से भरपूर हो। प्राचीन समय में केवल महान महारानी ही इस विधि की पात्र होती थी, और अब सिर्फ एक ही महिला थी जो इस विधि के लिए उपयुक्त थी, मानसी राठौर। अगर मैं मानसी की शुद्ध ऊर्जा प्राप्त कर लूं और उसके साथ इस विधि का अभ्यास करूं, तो मेरी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए शौर्य चौहान किसी भी कीमत पर इस शादी को करवाना चाहता था। आखिरकार यह अनुबंध पूरा हो गया। शौर्य चौहान आत्मा अनुबंध की ओर देख रहा था। उस पर बने मानसी के चिन्ह ने उसे अत्यधिक उत्साहित कर दिया था। आज के बाद मानसी मेरी है। तुम चाहे जितनी भी पवित्र बनो, चाहे किसी पुरुष को कोई संकेत न दो, अंत में तुम्हें मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। इस ख्याल से ही शौर्य चौहान के होठों पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। इसी समय अर्जुन पहले ही महान महारानी के अवशेष के सामने खड़ा था। उसने पहले शौर्य चौहान की ओर देखा, फिर 1000 हाथ एल्डर दादी और लंबे भौहों वाले एल्डर की ओर। अब तीनों अर्जुन के सामने खड़े थे। क्या हम शुरू करें? शौर्य चौहान ने उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा। वह अर्जुन को परेशान और असहाय देखना चाहता था। हाँ, लेकिन तुम सभी को मिस्टिक क्रिस्टल हैंड के बारे में पता ही होगा। अर्जुन की इस बात ने सभी को चौंका दिया। मिस्टिक क्रिस्टल हैंड फिर से? क्या यह अर्जुन कुछ नया और अलग कर सकता है? लंबी भौहों वाले एल्डर ने भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने कई वर्षों से मिस्टिक क्रिस्टल हैंड जैसी निम्न स्तर की सीलिंग तकनीक का उपयोग नहीं किया था। सीधे शब्दों में कहें तो इस तकनीक का उपयोग करना उनके सम्मान को गिराने जैसा था। छोटे मित्र, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? अगर मुझे तुम सबका मजाक उड़ाना भी होता तो मैं अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा नहीं करता। बस इस समय मुझे सिर्फ मिस्टिक क्रिस्टल हैंड ही आता है, इसलिए मुझे यही इस्तेमाल करना होगा। उसे सिर्फ मिस्टिक क्रिस्टल हैंड ही आता है। जब लोगों ने देखा कि अर्जुन हर बार मिस्टिक क्रिस्टल हैंड का ही उपयोग कर रहा था, तो वे पहले से ही इस पर शक कर रहे थे। लेकिन जब उसने खुद ही यह बात स्वीकार कर ली तो वे और भी अधिक हैरान हो गए। एक प्रतिभाशाली उजाड़ स्वर्ग मास्टर को सिर्फ एक ही तकनीक आती थी, और वह थी मिस्टिक क्रिस्टल हैंड। हा, शौर्य चौहान हंस पड़ा। यह मूर्ख सिर्फ मिस्टिक क्रिस्टल हैंड का उपयोग करना जानता था, और फिर भी इस दुनिया की सर्वोच्च महान महारानी की विरासत का मूल्यांकन करने चला था। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? जैसे ही शौर्य चौहान अर्जुन का मजाक उड़ाने वाला था, अर्जुन ने पहले ही बोल दिया। उसने लापरवाही से कहा, यंग मास्टर शौर्य, तुम किस बात पर इतनी खुशी से हंस रहे हो? वैसे अब तो तुम्हें मिस्टिक क्रिस्टल हैंड का उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? ये तो बहुत ही आसान तकनीक है, और यंग मास्टर के लिए इसे करना तो बेहद आसान होना चाहिए। और जहां तक तुम्हारी छोटी सी चोट का सवाल है, जो तुम्हें आधे महीने पहले लगी थी, वो तो पूरी तरह ठीक हो गई होगी, सही? अर्जुन की इन हल्की फुल्की बातों ने शौर्य चौहान के चेहरे का रंग बदल दिया। हाँ, मिस्टिक क्रिस्टल हैंड बहुत ही साधारण तकनीक थी, इसलिए वह अपनी चोट को लगभग भूल ही गया था। क्या यंग मास्टर शौर्य अभी तक ठीक नहीं हुए? अर्जुन ने हैरानी भरे अंदाज में पूछा, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वह चाहता तो 1000 हाथ एल्डर दादी जैसे किसी मास्टर की मदद ले सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर शौर्य चौहान को इसमें घसीटा क्योंकि वह उसे फिर से परेशान करना चाहता था। अर्जुन स्वभाव से ही बहुत छोटा दिल रखने वाला इंसान था। अगर उसे शौर्य चौहान को नीचा दिखाने का कोई भी मौका मिलता, तो वह उसे छोड़ता नहीं था। शौर्य चौहान का चेहरा गंभीर हो गया। वह बहुत गर्वित व्यक्ति था और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करता था। उसका पूरा जीवन उसकी छवि के इर्द गिर्द घूमता था। आधे महीने पहले उजाड़ स्वर्ग मास्टर की चाय सभा में उसकी आत्मा को जो गंभीर चोट लगी थी, वह बात चौहान परिवार ने छुपाकर रखी थी। अगर यह बात बाहर आ गई कि चौहान परिवार का उत्तराधिकारी इतनी महंगी औषधियां लेने के बावजूद अब तक ठीक नहीं हो सका, और उसे पूरी तरह ठीक होने के लिए कम से कम 1 साल का समय लगेगा, तो लोग हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से अर्जुन का स्वभाव बड़ी ही ऐसा था कि वह लोगों के जख्मों को उधेड़ने में माहिर था। उसने अचानक शौर्य चौहान की कमजोरी को सबके सामने उजागर कर दिया, जिससे शौर्य चौहान को बेहद गुस्सा आ गया। ये तो बस एक छोटी सी चोट थी, बस थोड़ी देखभाल की जरूरत थी। शौर्य चौहान के चेहरे की मांसपेशियां हल्के से फड़कने लगीं। इस समय ये सिर्फ प्रतिष्ठा की बात नहीं थी, बल्कि असली समस्या ये थी कि आत्मा अनुबंध पहले ही हस्ताक्षरित हो चुका था। इस अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिखा था कि वे अर्जुन की मदद करेंगे ताकि वह महान महारानी के अवशेष में दोष साबित कर सके।
अगर शौर्य चौहान अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं करता तो उसे यकीन नहीं था कि अर्जुन को ये ऐसी चाल चले जिससे आत्मा अनुबंध अमान्य हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वह बहुत बड़े नुकसान में चला जाएगा। इसलिए शौर्य चौहान को मजबूरी में ये सब करना ही पड़ा। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है। अर्जुन ने एक शर्त आरती मुस्कान दी। उसने धीरे से अपनी उंगली के सिरे से महान महारानी के अवशेष को छुआ। मेरी क्षमताएं कमजोर हैं, इसलिए भले ही मैं मिस्टिक क्रिस्टल हैंड की सील बना सकता हूं, लेकिन इन सीलों से अवशेष की ऊर्जा को नियंत्रित करना मेरे लिए असंभव है। इसलिए मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत होगी। तुम लोगों को बस सील बनानी है, उन्हें नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आगे बढ़कर नेतृत्व करूंगा। असल में अग्नि क्रिस्टल की मदद से अर्जुन खुद ही अवशेष से ऊर्जा निकाल सकता था, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला होता। इसलिए उसे 1000 हाथ एल्डर दादी और लंबी भौहों वाले एल्डर की ताकत का उपयोग करना अधिक उचित लगा। क्या उजाड़ जानवर आ चुका है? अर्जुन ने राठौर परिवार की ओर देखा। तभी एक एल्डर खड़ा हुआ और अपनी आत्मा वाली जेब से एक उजाड़ जानवर निकाला। ये फायर आइड वुल्फ था। इसका आकार एक कुत्ते जितना था और इसकी हमला करने की शक्ति बहुत कमजोर थी। आमतौर पर ये केवल मॉर्टल ब्लड स्तर के योद्धाओं पर हमला करता और उनके अंत खा सकता था। इस समय ये भेड़िया एक सील से बंधा हुआ था। यह अपने दांत पीसते हुए लगातार संघर्ष कर रहा था। यही फायर आइड वुल्फ है। इसे तुम्हारी मांग के अनुसार चुना गया है। एल्डर ने भेड़िए को अर्जुन की ओर फेंक दिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। आप तीनों कृपया सील बनाना शुरू करें। मिस्टिक क्रिस्टल हैंड में कुल 100 सील होते हैं। आपको बस शुरुआत से बनाना है। मुझे विश्वास है कि आप तीनों के स्तर के अनुसार ये सील बिल्कुल परफेक्ट होंगी। अर्जुन को इस बात की चिंता नहीं थी कि ये लोग कोई गड़बड़ करेंगे, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे थे। स्वाभाविक रूप से वे गलत सील नहीं बना सकते थे। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ 1 घंटे ही बचे हैं। जितना मजा लेना है ले लो। 1000 हाँ था। एल्डर दादी ने ठंडी हंसी दी और अपनी पतली उंगलियां हिलाईं। मिस्टिक क्रिस्टल हैंड की पहली सील लगभग तुरंत ही पूरी हो गई। यह एकदम परफेक्ट थी। उसके लिए इस स्तर की सील बनाना बच्चों का खेल था। अर्जुन ने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोली और 1000 हाथ एल्डर दादी की सील का निरीक्षण किया। उसे पता था कि इतने सारे लोगों की मौजूदगी और आत्मा अनुबंध के कारण दादी कोई चालबाजी नहीं कर सकती थी। लेकिन स्वभाव से सतर्क होने के कारण अर्जुन ने अपनी ऊर्जा दृष्टि से जांच की कि कहीं सील में कोई छिपा हुआ आत्मिक हमला तो नहीं है। जांच के बाद ही अर्जुन ने अपनी मानसिक ऊर्जा से सील को अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद उसने लंबी भौहों वाले एल्डर की सील को भी खींच लिया। अब अर्जुन ने अपने बाएं और दाएं हाथ में 2 सील पकड़ रखी थी। उसने शौर्य चौहान की ओर देखा। यंग मास्टर शौर्य, अब तुम्हारी बारी है, अर्जुन ने गहरे भाव के साथ कहा। सभी लोगों की नजरें अब शौर्य चौहान की ओर मुड़ गईं। शौर्य चौहान का चेहरा बिगड़ गया। उसने गहरी सांस ली और बिना किसी परेशानी को जाहिर किए सील बनाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने सील बनाई, उसकी आत्मा में तेज दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे सुइयां चुभ रही हो और ये दर्द असहनीय था। शौर्य चौहान ने दांत भींचकर दर्द सहन किया। धीरे धीरे उसने बड़ी मुश्किल से सील पूरी की। जो मिस्टिक क्रिस्टल हैंड की इतनी आसान सील थी, वह अब उसके लिए बहुत कष्टदायक बन गई थी। लड़के, अभी थोड़ा और इतरा लो। जब तुम असफल हो जाओगे तो तुम मेरे हाथों में आ जाओगे। फिर तुम्हें असली दर्द का एहसास होगा। यही सोचते हुए शौर्य चौहान ने किस बड़ी तरह खुद को संभालकर पहली सील पूरी कर ली। अंत में सील एकदम सही बन गई, जिससे शौर्य चौहान अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सका। अर्जुन ने सील को अपनी ओर खींचा और उसकी जांच की। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, यंग मास्टर शौर्य सच में बहुत महान है। मुझे यकीन है कि बाकी 99 सील भी कोई समस्या नहीं होंगी। अर्जुन की बात सुनकर शौर्य चौहान को गुस्से से झटका लगा। उसने अर्जुन को गहरी नफरत भरी नजरों से देखा, मानो उसे जिंदा चबा जाना चाहता हो। ये लड़का, उसने अपने हाथ मुट्ठी में कसकर भींच लिए और उसका दिल गुस्से से जल उठा। तुझे सिर्फ 1 घंटे की जिंदगी और मिली है। अगर मुझे तुझे थोड़ी देर सहना भी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? शौर्य चौहान। 1000 हाथ एल्डर दादी और लंबी भौहों वाले एल्डर द्वारा बनाई गई सीलें अर्जुन के हाथों में आ गईं। अर्जुन ने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोली और उसमें महान महारानी का अवशेष चमक रहा था। लेकिन उस पर एक छोटा काला सांप दिख रहा था, जो एक निशान की तरह था। इसने एकदम परफेक्ट महान महारानी के अवशेष में एक खतरनाक और बुरी ऊर्जा जोड़ दी थी। अर्जुन ने अपनी मानसिक ऊर्जा बैंगनी क्रिस्टल में डाली और सकी शक्ति का उपयोग करके सावधानी से बुरी ऊर्जा को अलग करने की कोशिश की। शर्त लगाने से पहले वह ये जांच चुका था कि बैंगनी क्रिस्टल ग्रेट महान महारानी के अवशेष पर प्रभावी है। जैसे ही क्रिस्टल की शक्ति बुरी ऊर्जा के संपर्क में आए, अर्जुन को एक झटका महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे ठंडी बर्फ जैसी ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ रही हो, जिससे उसका पूरा शरीर ठंड से जम गया। सिस छोटा काला सांप लगातार फुफकार मार रहा था।
क्योंकि उसे बैंगनी क्रिस्टल की शक्ति से घेरा जा रहा था। वह पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था और बैंगनी क्रिस्टल की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ये देखकर चौंक गया। ये काला धुआं पहले से ही खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर सकता था। इसका मतलब था कि इसमें जल्द ही एक आत्मा विकसित हो सकती थी। कुछ दुर्लभ औषधियां और अवशेष जब बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बनाई जाती हैं, तो उनमें धीरे धीरे एक आत्मा विकसित हो सकती है। जैसे ही कोई योद्धा उसे निगलता, वह उससे बाहर निकल सकती थी। महान महारानी का अवशेष अभी अभी शुद्ध किया गया था और फिर भी इसमें आत्मा बनने की क्षमता थी। ये साबित कर रहा था कि यह अवशेष असाधारण रूप से शक्तिशाली था। महान महारानी के अवशेष में आत्मा विकसित हो जाती और खासकर काले सांप को समझ आ जाता कि क्या हो रहा है, तो अर्जुन बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके इसे विरासत से अलग नहीं कर पाता। इसका कारण ये था कि बैंगनी क्रिस्टल केवल बिना मालिक वाली ऊर्जा को ही प्रभावित कर सकता था। अर्जुन ने अपने हाथ में मौजूद 3 मिस्टिक क्रिस्टल हैंड सील देखी और बिना देरी किए उसने न तीनों सीलों को काले सांप के शरीर पर चिपका दिया। जैसे ही सीलें सांप के शरीर पर लगी, उसकी संघर्ष करने की शक्ति बहुत कमजोर हो गई। अगर यह अवशेष एवरलास्टिंग पर्पल गोल्ड बॉक्स में 1 या 2 महीने और रखी जाती, तो काला धुआं स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता और इसे नियंत्रित करना और भी कठिन हो जाता। तब मेरा बैंगनी क्रिस्टल भी इस पर कोई असर नहीं डाल पाता। पहले शौर्य चौहान ने कहा था कि महान महारानी का अवशेष भले ही एवरलास्टिंग पर्पल गोल्ड बॉक्स में सील हो, फिर भी धीरे धीरे अपनी औषधीय शक्ति खो देगा और 1 साल में पूरी तरह बेकार हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसने ये सब राठौर परिवार को शादी के फैसले के लिए मजबूर करने के लिए झूठ बोला था। अर्जुन के दिमाग में ये विचार तेजी से आए और उसने शौर्य चौहान की ओर मुस्कुराते हुए देखा। यंग मास्टर शौर्य, अब दूसरी सील बनाने का समय है। शौर्य चौहान का चेहरा काला पड़ गया। उसने गहरी सांस ली और आत्मा में होने वाले दर्द को सहन करते हुए दूसरी मिस्टिक क्रिस्टल हैंड सील बनाने लगा। इस समय कई लोग शौर्य चौहान को देख रहे थे, जिनमें राठौर परिवार के ऊंचे लोग और मानसी भी शामिल थे। शौर्य चौहान, जो अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता था, इतने लोगों के सामने अपनी कमजोरी दिखाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लेकिन बड़ा दिखने के लिए कभी कभी दर्द भी सहना पड़ता है। अब उसे पछतावा हो रहा था। आखिर उसने अपनी चोटें क्यों छिपाई और दिखावा क्यों किया कि वह पूरी तरह ठीक है। दूसरी सील, तीसरी सील, चौथी सील और इसी तरह 20वीं सील तक शौर्य चौहान किसी तरह इन सभी सीलों को पूरा करने में सफल रहा। लेकिन जब वह 20वीं सील तक पहुंचा तो वह थकावट महसूस करने लगा। उसकी माथे की नसें उभर आई, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो रही थी। अब वह बिल्कुल भी उस बेखबर और आत्मविश्वासी व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था जैसा वह हमेशा दिखावा करता था। और सबसे बड़ी बात, मानसी अभी भी उसे देख रही थी। शौर्य चौहान किसी भी हाल में अपनी कमजोरी अपनी छोटी ईर्ष्या की पत्नी के सामने नहीं दिखाना चाहता था। शौर्य चौहान बस इस एक उम्मीद पर टिके हुए था कि जब अर्जुन असफल होगा तो वह उसे बिना किसी रोक टोक के मार सकेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि शौर्य चौहान के लिए यह 1 घंटा किसी साल से भी लंबा लग रहा था। इस समय अर्जुन मिस्टिक क्रिस्टल हैंड सील का उपयोग करके छोटे काले सांप को पूरी तरह से काबू कर चुका था। लेकिन असल में काले सांप को बाहर निकालने के लिए मिस्टिक क्रिस्टल हैंड सील की जरूरत नहीं थी, बल्कि बैंगनी क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग किया जा रहा था। अगर अर्जुन चाहता तो वह किसी भी समय इस काले सांप को निकाल सकता था। लेकिन शौर्य चौहान की हालत देखकर अर्जुन ने सोचा कि अगर वह इस नाटक को आखिरी पल तक न खींचे तो ये शौर्य चौहान की मेहनत को बेकार करना होगा। यंग मास्टर शौर्य, आप बहुत तकलीफ में लग रहे हैं। क्या आपकी आत्मा में दर्द हो रहा है? अर्जुन ने चिंता जताने वाले लहजे में कहा। असल में आपने अभी आधी सीलें भी पूरी नहीं की हैं। अभी भी 60 से ज्यादा सीलें बाकी हैं। वैसे दर्द भी धीरे धीरे सहने की आदत बन जाती है। जब 40वीं सील बनी तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए शौर्य चौहान की ओर देखा। शौर्य चौहान का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उसने अपने आत्मा के दर्द को सहन किया और दांत भींचते हुए कहा, तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। इस समय मंच के किनारे एक रेत घड़ी रखी हुई थी। रेत का हर कण धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, जैसे कि जीवन का समय समाप्त हो रहा हो। 15 मिनट बाद 80 मिस्टिक क्रिस्टल हैंड सील पूरी हो चुकी थी। शौर्य चौहान का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसका माथा पसीने से भीग गया था और उसका चेहरा दर्द और थकान से विकृत हो गया था। अब वह और ज्यादा दिखावा नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि एक 7 साल का बच्चा भी समझ सकता था कि शौर्य चौहान पूरी तरह से थक चुका था। अब जो सीलें वह बना रहा था वे पूरी तरह से परफेक्ट नहीं थीं। हालांकि शौर्य चौहान की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, फिर भी वह अपनी पूरी ताकत झोंककर जारी रख रहा था। इसकी एक वजह थी आत्मा अनुबंध, क्योंकि इस अनुबंध के अनुसार उसे अर्जुन की मदद करनी थी।
अगर वह बीच में रुकता तो उसकी आत्मा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था। शौर्य, बस थोड़ा और सह लो, थोड़ी देर और। इस समय हजार हाथ एल्डर दादी ने युआन क्यूई ट्रांसमिशन के जरिए शौर्य चौहान को संदेश भेजा। शौर्य चौहान ने मुश्किल से सिर हिलाया और अपनी अंगूठी से एक आत्मा पोषण करने वाली गोली निकाली और निगल ली। इसके बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी लालिमा आ गई। पहले उसकी आत्मा की चोटें ठीक हो रही थीं, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद उसे पूरी तरह ठीक होने में और कई महीने लग जाएंगे। अब उसकी नफरत अर्जुन के लिए और भी बढ़ गई थी। अब रेतघड़ी में बहुत ही कम रेत बची थी। पास में खड़े मास्टर शेन, कुलमाता और मानसी सब अर्जुन को लेकर चिंतित थे। अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे, लेकिन अभी तक अवशेष में कोई बदलाव नहीं हुआ था। मानसी ने अपने हाथ कसकर जोड़ लिए। वह, जो हमेशा शांत और बेफिक्र रहती थी, अब बिल्कुल चिंतित लग रही थी। टीचर, मानसी ने मास्टर शेन को गुप्त संदेश भेजा, लेकिन मास्टर शेन ने केवल सिर हिला दिया और कहा, मुझे छोटे ऊंच अभी नहीं दिख रहा। शायद सिर्फ उस लड़के की रहस्यमयी आंखें ही ये देख सकती हैं। जो लोग वहां मौजूद थे उन्हें अर्जुन की रहस्यमयी आंखों के बारे में कुछ नहीं पता था। वे नहीं जानते थे कि उसकी आंखें क्या देख सकती हैं, और न ही उनकी असली शक्ति क्या थी। कोई भी बैंगनी क्रिस्टल के अस्तित्व का अनुमान भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि यह उनकी दुनिया की समझ से परे था। वास्तव में चौहान परिवार के वरिष्ठ सदस्य पहले ही अर्जुन को स्वर्गीय दृष्टि से स्कैन कर चुके थे, लेकिन उन्हें कोई असामान्य चीज नहीं मिली। इसलिए उन्हें बस यह मानना पड़ा कि अर्जुन की आंखें किसी तरह से विकसित हो गई थीं। 240 सेकंड, 210 सेकंड, 180 सेकंड। समय तेजी से बीत रहा था और रेत की कुछ ही कण घंटे घड़ी में बचे थे। समय कम होते देख मानसी और उसके साथी चिंतित हो गए। वहीं शौर्य चौहान को भले ही भयंकर दर्द हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। इस छोटे से लड़के से उसे इतनी नफरत हुई थी। इससे पहले कुछ महीने पहले अर्जुन ही था जिसने उसे इतना गुस्सा दिलाया था। अर्जुन को तो वह पहले ही अपंग कर चुका था, और अब इस लड़के को वह सबसे दर्दनाक तरीके से मार डालेगा। 90 सेकंड बाकी। शौर्य चौहान की आंखें लाल हो गईं। उसने पहले अर्जुन की तरफ देखा और फिर मानसी की ओर। उसकी आत्मा बिखरने की कगार पर थी और वह पागल होने की कगार पर था। अब वह अपनी असली भावनाओं को नहीं छुपा रहा था, और उसकी नजरों में लालसा और वासना झलक रही थी। सच कहें तो अर्जुन को मारने से ज्यादा मानसी को पाना ही उसका असली लक्ष्य था। इससे उसे 1000 गुना ज्यादा खुशी मिलती। मानसी का चेहरा शांत बना रहा और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 60 सेकंड बाकी। 100 मिस्टिक क्रिस्टल हैंड सील पूरे हो चुके थे। राठौर परिवार के लोग सांस रोके खड़े थे। माहौल इतना शांत था कि एक सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। वहीं चौहान परिवार और उनके साथी प्रसन्न दिख रहे थे। शौर्य चौहान और हजार हाथ एल्डर दादी के चेहरे पर क्रूर खुशी थी। लड़के, अब मैं देखूंगी कि तू कैसे मरेगा, हजार हाथ एल्डर दादी ने डरावनी हंसी के साथ कहा। शौर्य चौहान और मानसी की शादी के लिए उसने 2 साल इंतजार किया था, लेकिन अब इस लड़के ने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थीं। अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। एक बार जब शौर्य चौहान और मानसी ने ग्रेट एम्प्रेस हॉट सूत्र को साथ में साधना शुरू किया, तो शौर्य चौहान एक महान सम्राट बन जाएगा। फिर चौहान परिवार इस संकट से उबरकर रतनगढ़ दुनिया पर शासन करेगा। 30 सेकंड बाकी। अब घंटेघड़ी में बची रेत को आंखों से भी गिना जा सकता था। हजार हाथ एल्डर दादी और शौर्य चौहान एकटक घंटेघड़ी को देख रहे थे। जैसे ही अंतिम सेकंड बीतेगा, वे सब कुछ पा लेंगे जो वे चाहते थे। लेकिन तभी कुछ अनहोनी हुई। अचानक अर्जुन के हाथों में रखा अवशेष हिलने लगा। उसका प्रकाश मंद पड़ गया और एक काली गैस उसमें से निकलकर अर्जुन के हाथों में समा गई। ये काली गैस भयावह और दुष्ट लग रही थी। भले ही कई मिस्टिक क्रिस्टल हैंड सील से बांधे हुए थे, ये फिर भी तड़प रही थी। यह एक डरावने काले कीड़े की तरह दिख रही थी, जिससे कपकपी महसूस हो रही थी। अर्जुन ने बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके आखिरी क्षण में अवशेष से इस काले गैस को खींच लिया था। लोग हैरान होकर देखते रह गए। किसी को भी इस काली गैस के प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। यह क्या है? राठौर परिवार के एल्डर्स के अलावा चौहान और सोलंकी परिवार के एल्डर्स भी दंग रह गए। अर्जुन के हाथों में जो काली गैस थी, उसने सबको बेचैन कर दिया। यह अवशेष से निकली है। इसका मतलब अगर कोई इसे खा लेता तो ये काली गैस उसके शरीर में छुप जाती। लोग अभी इस काली गैस की प्रकृति समझ ही रहे थे कि तभी अर्जुन ने अपनी उंगली हिलाई और इस काली गैस को पास खड़े फायर आइड वुल्फ की ओर फेंक दिया। ये वही भेड़िया था जिसे अर्जुन ने प्रयोग के लिए चुना था। आओ वो काली गैस अचानक रेड आइड वुल्फ के शरीर में घुस गई, जिससे उसका शरीर कांपने लगा और फिर वह जोर जोर से तड़पने लगा। जैसे ही काली गैस उसके शरीर में पहुंची, रेड आइड वुल्फ को तेज ठंड महसूस हुई, जिसने उसे बेचैन कर दिया। इस समय हजार हाथ एल्डर आदि और शौर्य चौहान पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। वे पहले से ही जानते थे कि महान महारानी के अवशेष में एक दोष था, और जो प्राचीन नुस्खा उन्हें मिला था उसमें इस दोष का जिक्र भी किया गया था।
लेकिन हजार हाथ एल्डर दादी को भी यह नहीं पता था कि इस अवशेष के अंदर काली गैस छुपी हुई थी। यह क्या है? शौर्य चौहान ने अपनी लाल आंखों से भेड़िए को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, क्या इस लड़के ने सच में इस अवशेष का दोष खोज लिया? असंभव। हजार हाथ एल्डर दादी अचानक चीख पड़ी। उसका बूढ़ा चेहरा विकृत हो गया और उसका झुका हुआ पतला शरीर कांपने लगा। ये काली गैस क्या है? इसकी सच्चाई अभी भी संदिग्ध है। अभी फैसला नहीं हुआ है। अब सबकी निगाहें रेड आइड वुल्फ पर टिक गईं। ये कमजोर उजाड़ जानवर, जिसकी ताकत आम पर्पल ब्लड क्षेत्र योद्धा जितनी थी, अचानक डर गया। एक ओर तो इतने शक्तिशाली लोगों की घूरती नजरें और दूसरी ओर वह ठंडी शक्ति जो उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। 10 सेकंड बाद अचानक रेड आइड वुल्फ का शरीर जोर से कांपा और वह दर्द से चिल्लाया। उसके शरीर के बाल तेजी से बढ़ने लगे और वह बेतहाशा तड़पने लगा। उसकी आंखें और भी लाल होती जा रही थीं। हल्के लाल रंग से गहरे रक्त लाल रंग में बदल गईं। आओ वो रेड आइड वुल्फ के मांसपेशियों में धमाके जैसी आवाजें आने लगीं। वह पागलों की तरह जमीन पर सिर पटकने लगा और उसके शरीर के बाल लगातार बढ़ते जा रहे थे। शक्तिशाली सीलेस के कारण वह बंधा हुआ था, लेकिन अब उसकी बढ़ती ताकत के कारण वह एक एक करके इन सीलेस को तोड़ने लगा। सावधान! कुलमाता तुरंत उठ खड़ी हुई। रेड आइड वुल्फ सामान्य रूप से कोई बहुत ताकतवर जीव नहीं था, लेकिन अब जब उसमें काली गैस प्रवेश कर चुकी थी तो उसकी शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल था। कुलमाता ने अपनी मानसिक ऊर्जा से भेड़िए को जकड़ लिया और अपनी उंगली हिलाकर कुछ अजा किरणें छोड़ी। इन किरणों ने भेड़िए के चारों ओर एक युआन क्यूई पिंजरा बना दिया। लेकिन रेड आइड वुल्फ पूरी तरह पागल हो चुका था। वह जोर जोर से पिंजरे से टकराने लगा, जिससे उसका सिर लहूलुहान हो गया और अब उसकी आंखों में क्रूर नफरत और पागलपन झलक रहा था। यह क्या हो रहा है? कुलमाता गुस्से से चीख पड़ी। वह मानसी को बहुत मानती थी और अब जब अवशेष में कोई समस्या निकल आई थी तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। इसमें अजीब क्या है? हजार हाथ एल्डर दादी अब शांत हो चुकी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, अवशेष की औषधीय शक्ति बहुत अधिक है। एक साधारण रेड आइड वुल्फ इसे कैसे सह सकता है? अगर यह भेड़िया मर भी जाए तो इसमें क्या अजीब बात है? इससे कुछ साबित नहीं होता। जैसे ही हजार हाथ एल्डर दादी ने अपनी बात खत्म की, अचानक रेड आइड वुल्फ ने एक भयानक चीख मारी। अब उसके शरीर के बाल 2 फीट लंबे हो गए थे और उसके पेट के नीचे के बाल जमीन को छू रहे थे। वह पागलों की तरह तड़पने लगा और उसकी मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ने लगीं जब तक कि वे एक गांठ में तब्दील नहीं हो गईं। इसके बाद उसके बाल झड़ने लगे और उसकी आंखों के गड्ढे धंस गए। अब उसकी आंखें लाल नहीं, बल्कि फीकी और बुझी हुई लग रही थीं, जैसे कि वह अंधा हो गया हो। ये तो बूढ़ा हो रहा है, राठौर परिवार के एक एल्डर ने डर के साथ कहा। रेड आइड वुल्फ की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगी, जैसे उसकी सैकड़ों साल की उम्र कुछ ही सेकंड में गुजर गई हो। कुछ ही क्षणों में रेड आइड वुल्फ अपनी सारी जीवन शक्ति खो बैठा और जमीन पर गिर गया। उसके शरीर के सभी बाल झड़ गए और बस एक सूखी हुई चमड़ी बची थी। लेकिन यह अंत नहीं था। अब ऐसा लग रहा था जैसे ये भेड़िया सैकड़ों साल पहले दफन किया गया हो, क्योंकि उसकी खाल धीरे धीरे सड़ने लगी और अंत में रेड आइड वुल्फ बस एक ढेर सी पुरानी हड्डियों में बदल गया। यह क्या? यह देखकर कुलमाता की आंखें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह जहर अत्यधिक भयानक था। अगर मानसी ने इसे खा लिया होता तो उसके साथ क्या होता? सिर्फ कुलमाता ही नहीं, ये देखकर अर्जुन भी स्तब्ध रह गया। उसे पहले से ही अंदाजा था कि यह काली ऊर्जा दुष्ट ऊर्जा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस ऊर्जा के अंदर जाते ही रेड आइड वुल्फ इस तरह मर जाएगा। असंभव। हजार हाथ एल्डर दादी का चेहरा पीला पड़ गया। अब ऐसा लग रहा था जैसे ये भेड़िया उन कागज की गुर्रियों की तरह हो जिन्हें मृतकों के लिए जलाया जाता है। उसके पास खड़े शौर्य चौहान का चेहरा भी पूरी तरह विकृत हो गया था। उसके मस्तिष्क में तेज घंटियां बजने लगीं, जैसे उसके सिर के पास हजारों ढोल बज रहे हों। यह तो प्राचीन नुस्खे में लिखा ही नहीं था। अगर यह अवशेष खाने से इंसान हड्डियों के ढेर में बदल जाता तो वे इससे मानसी को कैसे खिला सकते थे? यह तो राठौर परिवार का क्षेत्र था। क्या वे अब जिंदा नहीं रहना चाहते थे? प्राचीन नुस्खे के अनुसार अगर 12 अवशेषों को एक महिला, जिसकी प्राकृतिक रूप से यिन मेरिडियन बंद है, खा ले तो वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इससे उसे अद्वितीय प्रतिभा मिलेगी और उसकी साधना गति बहुत तेज हो जाएगी। लेकिन इस अवशेष के बहुत खतरनाक दुष्प्रभाव थे। इसका जहर उस महिला की जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे उसकी अधिकतम उम्र 2000 साल तक सीमित हो जाएगी। 2000 साल का जीवन काल चौहान परिवार के लिए पर्याप्त था। शौर्य चौहान मानसी से शादी करेगा और उसकी प्राचीन यिन शक्ति प्राप्त करेगा। इससे उसकी साधन गति भी बहुत तेज हो जाएगी। इसके अलावा मानसी की मदद से शौर्य चौहान ग्रेट एम्प्रेस हॉट सूत्र को भी सीख सकेगा। 2000 साल का जीवन काल शौर्य चौहान के लिए ग्रेट एम्प्रेस हॉट सूत्र में महारत हासिल करने के लिए काफी था।
इसके अलावा राठौर परिवार की मदद से चौहान परिवार अपने संकट से बाहर निकल सकता था, जिससे चौहान पैट्रियार्क पूरी तरह ठीक हो सकते थे। आखिर में जब 2000 साल बाद मानसी मर जाती तो उसके महान महारानी बनने की संभावना खत्म हो जाती। अगर कोई महिला जिसकी इन मेरिडियन जन्म से बंद हो ठीक हो जाए और महान महारानी बन जाए तो वह पूरे दुनिया पर राज कर सकती थी। फिर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि शौर्य चौहान भी एक महान सम्राट बन सकता था, लेकिन उसकी ताकत मानसी के मुकाबले बहुत कमजोर होती। चौहान परिवार को डर था कि कहीं मानसी कोई बुरा इरादा न रखे और राठौर परिवार चौहान परिवार को पूरी तरह से खत्म न कर दे। अगर मानसी 2000 साल बाद मर जाती तो शौर्य चौहान रतनगढ़ दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाता। यही कारण था कि चौहान परिवार की यह चाल कई फायदे एक ही झटके में हासिल करने वाली थी। लेकिन अब अर्जुन के आने से यह योजना पूरी तरह नष्ट हो गई। यह अप्रत्याशित घटना देखकर हजार हाथ एल्डर दादी और शौर्य चौहान सन्न रह गए। उन्हें अचानक एक कड़ाके की ठंड महसूस हुई। यह ठंड कुलमाता की आभा से आ रही थी। यह उसकी घातक हत्या की मंशा थी। हजार हाथ एल्डर दादी का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे लग रहा था कि कोई उसके गले को कसकर दबा रहा है, जिससे वह सांस तक नहीं ले पा रही थी। पिंग! अचानक एक भयंकर विस्फोट हुआ। हजार हाथ एल्डर दादी के पास अवशेष फट गया। क्या? सभी लोग हैरान रह गए। महान महारानी अवशेष का विस्फोट कोई छोटी बात नहीं थी। भयंकर ऊर्जा का झटका तेजी से चारों ओर फैलने लगा। सबसे नजदीक खड़े लंबी भौहों वाले एल्डर और अन्य परिवारों के एल्डर्स ने अपनी ताकत से इस ऊर्जा को रोकने की कोशिश की। बूम बूम बूम! तेज ऊर्जा का झटका इतना ताकतवर था कि कई एल्डर्स कांप उठे। कुछ के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उन्हें इस विस्फोट को रोकने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अगर अधिकतर विस्फोटक ऊर्जा ऊपर नहीं जाती तो शायद वे खून की उल्टी कर देते। 30 सेकंड बाद विस्फोट की लहरें खत्म हो गईं। कुछ एल्डर्स ने अपनी ठंडी पसीने से भीगी भुनें पोंछी, क्योंकि वे अभी भी डर महसूस कर रहे थे। आखिर यह महान महारानी का अवशेष फटा क्यों? लोग हैरान थे, लेकिन हजार हाथ एल्डर दादी और शौर्य चौहान को कारण पता था। महान महारानी अवशेष की कमजोरी को हटाया नहीं जा सकता था। जब चौहान परिवार को महान महारानी अवशेष की प्राचीन विधि मिली थी तो ये जानकारी उसमें लिखी हुई थी। इस विधि को एक प्राचीन उजाड़ स्वर्ग मास्टर ने लिखा था, जो महान महारानी का समकालीन था। यह प्राचीन मास्टर एक अद्वितीय प्रतिभा था, क्योंकि वह महान महारानी से प्रेम करता था। उसने महान महारानी की इन मेरिडियन को ठीक करने का तरीका खोजने की कोशिश की। बहुत मेहनत के बाद उसने एक विधि तैयार की जिससे महान महारानी ठीक हो सकती थी। लेकिन जब अवशेष तैयार हुआ तो उसमें भयंकर दुष्ट ऊर्जा मौजूद थी, जिसे हटाया नहीं जा सकता था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन जैसे ही दुष्ट ऊर्जा निकाली जाती पूरा अवशेष नष्ट हो जाता और विस्फोट हो जाता। इसलिए महान महारानी का अवशेष एक असफल प्रयास था। आखिरकार वह अद्वितीय प्राचीन मास्टर भी इसे ठीक नहीं कर सका। हालांकि हजार हाथ एल्डर दादी यह सब जानती थी, लेकिन वह इसे स्वीकारने की हिम्मत नहीं रखती थी। वह अचानक पागल हो गई। छोटे कमीने, तूने मेरे चौहान परिवार का महान महारानी अवशेष नष्ट कर दिया और पहले से जहर तैयार कर रखा था ताकि तू हमें दोषी ठहरा सके। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हजार हाथ एल्डर दादी क्रोधित होकर अर्जुन की ओर झपटी। उसने अपनी पतली डरावनी उंगलियां बढ़ाईं, जो एक बड़े काले पंजे में बदल गईं और अर्जुन की गर्दन की ओर बढ़ने लगीं। धम! लेकिन इस समय कुलमाता, मास्टर शेन और कई एल्डर्स तुरंत आगे आए। उन सभी ने एक साथ शक्तिशाली हमला किया। रंग बिरंगी इंद्रधनुषी किरणें चमकीं, जिन्होंने हजार हाथ एल्डर दादी के काले पंजे को नष्ट कर दिया। फिर इंद्रधनुषी किरणें कमजोर नहीं हुईं, बल्कि हजार हाथ एल्डर दादी के सीने से टकरा गईं। पुआह! हजार हाथ एल्डर दादी की पतली काया अचानक रुक गई। उसके मुंह से काला खून उगल पड़ा और वह एक मरे हुए कुत्ते की तरह पीछे उड़ गई। डिंग डांग! एक बड़ी धातु की भट्टी से टकराते ही पूरी भट्टी हिल गई। उसका सिर खून से लथपथ हो गया और वह धीरे धीरे नीचे सरकने लगी, जैसे आटा गूंथ कर गिर रहा हो। छोटे छोटे कमीने, मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगी। हजार हाथ एल्डर दादी जोर से चिल्लाए, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह से फिर से काले खून की उल्टी हो गई। दादी! शौर्य चौहान जल्दी से हजार हाथ एल्डर दादी को सहारा देने लगा। अचानक हुए इन घटनाक्रमों ने उसकी सोच से परे हालात पैदा कर दिए थे। जब उसने कुलमाता को क्रोध और हत्या की इच्छा से भरा देखा तो उसके दिल में गहरी दहशत बैठ गई। अब उसे सच में लगने लगा था कि कुलमाता शायद पूरे चौहान परिवार को, जिसमें वह खुद भी शामिल था, पूरी तरह नष्ट कर देंगी। हजार हाथ एल्डर दादी मुश्किल से उठने की कोशिश कर रही थी और उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। 10,000 साल पहले उसने कुलमाता के साथ एक बार मुकाबला किया था। उस समय भी वह कुलमाता के सामने कमजोर थी और आज यह अंतर और भी बढ़ चुका था। ऊपर से जब राठौर परिवार के कई एल्डर्स ने एक साथ हमला किया तो उसकी मेरिडियंस को गंभीर क्षति पहुंची थी।
जहां तक चौहान परिवार के बाकी एल्डर्स की बात थी, कोई भी उसे सहारा देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे सभी सकते में थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी न बड़ी यह था कि महान महारानी अवशेष में इतनी बड़ी खामी होगी। अब जबकि सच्चाई सामने आ चुकी थी, बहाने बनाने का कोई विकल्प नहीं बचा था। अगर रेड आइड वुल्फ का शरीर विस्फोट से नष्ट हो गया होता तो वे ये कह सकते थे कि वह महान महारानी अवशेष की शक्तिशाली ऊर्जा सहन नहीं कर सका। लेकिन जब वह अचानक बूढ़ा होकर सूखी हड्डियों में बदल गया तो इसका कोई और स्पष्टीकरण नहीं हो सकता था। केवल बुरी ऊर्जा ही ऐसा प्रभाव डाल सकती थी। चौहान परिवार के एल्डर्स चिंतित थे कि कहीं उन्हें भी इस मामले में घसीट न लिया जाए। ये राठौर परिवार का क्षेत्र था। कुलमाता के लिए उन सभी को मार डालना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसका परिणाम सिर्फ राठौर परिवार और चौहान परिवार के बीच खुले युद्ध के रूप में सामने आता। चौहान परिवार के कई एल्डर्स खुद को इस स्थिति से अलग करने का उपाय सोच रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, शौर्य चौहान ने सबसे पहले बोलना शुरू कर दिया। कुलमाता, इस जूनियर को नहीं पता था कि अवशेष में इतनी बड़ी खामी थी। मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। इस घटना का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। शौर्य चौहान की बात सुनकर मानसी का चेहरा सख्त हो गया। ये व्यक्ति कितना नीच था। कुलमाता धीरे धीरे अपनी ड्रैगन हेड वाली छड़ी पकड़कर शौर्य चौहान की ओर बढ़ी। शौर्य चौहान की सांसें तेज हो गईं। वह कुछ और कहने ही वाला था कि तभी कुलमाता ने अचानक अपना हाथ उठाया और बिजली जैसी तेजी से अपनी झुर्रियों भरी हथेली से प्रहार किया। पा! एक साफ और तेज थप्पड़ की आवाज गूंजी। कुलमाता ने शौर्य चौहान के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये थप्पड़ इतना शक्तिशाली था कि शौर्य चौहान का चेहरा बुरी तरह मुड़ गया। उसके 10 से ज्यादा दांत हवा में उड़ गए और वह कम से कम 10 बार घूमता हुआ जमीन पर गिरा। आह आह! शौर्य चौहान ने अपना चेहरा पकड़ लिया और कांपने लगा। उसका सुंदर चेहरा अब पूरी तरह खून से सना हुआ था और उसकी ठाट बाट वाली शख्सियत कहीं खो गई थी। कुलमाता के इस प्रहार ने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया था। पहले ही जब उसने अर्जुन के साथ संघर्ष किया था तो वह पहले से कमजोर स्थिति में था। अब यह जबरदस्त आघात उसके सिर में भारी हथौड़े की तरह लग रहा था। उसका पूरा दिमाग सुन्न हो गया और असहनीय पीड़ा उसके पूरे शरीर में फैल गई। शौर्य चौहान ने कांपते हुए छोटी ईर उठाया। उसकी नाक और कानों से खून बह रहा था। कुलमाता के चेहरे पर उमड़ती हत्यारी भावना ने उसे सचमुच मौत का एहसास करा दिया। यह महिला, जिसने 10,000 सालों तक राठौर परिवार के आंतरिक मामलों को संभाला था, भले ही बाहर से सौम्य लगती थी, लेकिन जब वह क्रोधित होती थी तो बेहद डरावनी लगती थी। डोंग! कुलमाता ने अपनी ड्रैगन हेड वाली छड़ी जमीन पर पटक दी, जिससे जोरदार आवाज हुई। उनके पैरों के नीचे बिछी रगीय फॉर्मेशन कीचड़ से बनी ईंटें धूल में बदल गईं। क्या तुम मुझे 3 साल के बच्चे की तरह मूर्ख समझते हो? तुम एक धूर्त भेड़िए हो जिसकी नीयत कभी भी मानसी के लिए साफ नहीं थी। मैं अपनी उम्र के कारण बड़ी ही हो गई थी और तुम्हारे झूठ में आ गई थी। अगर अर्जुन न होता तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी होती। मेरे मरने के बाद मैं अपने पूर्वजों का सामना कैसे कर पाती? कुलमाता ने बहुत लंबे समय तक उच्च पद संभाला था। इसलिए जब उन्होंने क्रोध से शौर्य चौहान पर दबाव और हत्या की भावना डाली तो उसकी घायल आत्मा इसे सहन नहीं कर सकी। महान महारानी की प्राचीन विधि दो, उस रहस्यमय स्थान का राज और स्थान बताओ। कुलमाता के भारी दबाव के नीचे शौर्य चौहान को सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। इसी समय हजार हाथ एल्डर दादी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, अगर हम बता भी दे तो क्या होगा? ये सिर्फ एक आत्मा अनुबंध सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर नहीं बताया तो मौत निश्चित है, और अगर बता भी दें तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी? हजार हाथ एल्डर दादी पूरी तरह निराश हो चुकी थी। अगर वह कुलमाता से हार जाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आज वह एक किशोर लड़के से हार गई थी। वह इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हजार हाथ एल्डर दादी ने क्रोधित होकर अर्जुन की तरफ देखा। जो कुछ भी हुआ था वह सब उसी लड़के की वजह से था। चौहान परिवार को जो महान लाभ मिलने वाले थे वह अब एक बड़ी विपत्ति बन चुके थे। तुम न भी बताओ तो कोई और बता देगा। हर कोई मरने की इच्छा नहीं रखता। कुलमाता ने शौर्य चौहान की ओर देखा। उन्होंने अब तक उसे मारा नहीं था क्योंकि उन्हें महान महारानी के रहस्यमय स्थान का पता लगाना था। शौर्य चौहान के चेहरे पर हल्की हलचल हुई और उसके दिमाग में कई विचार तेजी से दौड़ने लगे। वह अब सबसे बुरी स्थिति में था। अगर वह रहस्यमय स्थान का पता बता भी देता तब भी उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। एकमात्र तरीका यही था कि वह कुलमाता के साथ एक और आत्मा अनुबंध करे, जिसमें शर्त हो कि अगर वह स्थान का पता बता दे तो उसे राठौर परिवार से सुरक्षित जाने दिया जाए। शौर्य चौहान ने हमेशा एक आरामदायक जीवन जिया था। उसने कभी अपने जीवन को खतरे में नहीं देखा था। राठौर परिवार की यह यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर हो सकती थी। उसे एक अपूर्व सुंदरता और उच्च स्तरीय साधना तकनीक मिल सकती थी, लेकिन अब ये पूरी यात्रा उसके लिए एक भयानक सपना बन चुकी थी।
जब शौर्य चौहान मौत के खतरे का सामना कर रहा था और शारीरिक व मानसिक पीड़ा सहन कर रहा था, तभी अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। आकाश में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा चारों दिशाओं से इकट्ठा हो रही थी और एक विशाल बादल का रूप ले रही थी। यह बादल 5 किलोमीटर से अधिक चौड़ा था। इसके किनारे सुनहरे रंग के थे, जबकि केंद्र में विभिन्न रंगों की चमक थी। यह अत्यंत सुंदर लग रहा था। इस बादल से अर्जुन को अत्यंत शुद्ध यांग ऊर्जा महसूस हो रही थी। वह जानता था कि यह ऊर्जा महान महारानी के अवशेष के फटने के कारण बनी थी। महान महारानी का अवशेष शुद्ध यांग तत्वीय सच्चे आत्मा वाले जानवर की जीवन हड्डी से बना था। इसमें अनेकों अमूल्य सामग्री मिलाकर एक शुद्ध यांग दिव्य वस्तु तैयार की गई थी। प्राचीन उजाड़ स्वर्ग मास्टर, जिसने इस अवशेष की विधि लिखी थी, उसने सिद्धांत दिया था कि अगर पूरी तरह शुद्ध यांग ऊर्जा को महान महारानी के शरीर में डाला जाए तो यिन और यांग संतुलित होंगे और उसकी मेरेडियंस पूरी तरह खुल जाएंगी। लेकिन इतनी मजबूत और शुद्ध यांग ऊर्जा वाला अवशेष तैयार करना अत्यंत कठिन था। जब यांग ऊर्जा अपने चरम पर पहुंचती तो वह विस्फोट कर जाती। इसलिए प्राचीन उजाड़ स्वर्ग मास्टर ने अवशेष में अत्यधिक यिन और दुष्ट ऊर्जा मिलाई, जिससे ऊर्जा संतुलित हो सके। अब जब अर्जुन ने इस यिन और दुष्ट ऊर्जा को हटा दिया था तो शुद्ध यांग ऊर्जा फट गई थी। लेकिन यह समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यह आकाश में इकट्ठा होकर एक विशाल इंद्रधनुषी युआन कुयुई बादल का रूप ले चुकी थी। कुछ घंटों बाद यह युआन कुयुई बादल धीरे धीरे बिखर जाएगा, लेकिन उससे पहले यह स्थान शुद्ध यांग साधना तकनीकों के अभ्यास के लिए एक बहुमूल्य स्थान होगा। हालांकि सबसे शक्तिशाली शुद्ध यांग योद्धा भी कुछ घंटों में केवल थोड़ी ही यांग ऊर्जा को आत्मसात कर सकते थे। ये बहुत ही कम मात्रा होती, लेकिन अर्जुन अलग था। बैंगनी क्रिस्टल की मदद से वह पूरी शुद्ध यांग ऊर्जा को अपने क्रिस्टल में खींच सकता था और बिना किसी को बताए उसे संग्रहित कर सकता था। यह युआन बादल अर्जुन के लिए एक महान खजाने जैसा था। इस बारे में सोचते ही अर्जुन के भीतर असीम उत्साह उमड़ पड़ा। बैंगनी क्रिस्टल बिना कोई निशान छोड़े ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। कुछ घंटों में लोग बस यही सोचेंगे कि शुद्ध यांग युआन कुयुई खुद ही बिखर गई है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यह बैंगनी क्रिस्टल द्वारा निगल ली गई थी। ये सोचते ही अर्जुन ने तुरंत अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसने बैंगनी क्रिस्टल को नियंत्रित किया और आकाश में फैली शुद्ध यांग ऊर्जा को अपनी ओर खींचने लगा। शुद्ध यांग ऊर्जा अत्यंत स्वच्छ और शुद्ध थी। अर्जुन ने पहले कभी इतनी उच्च गुणवत्ता की ऊर्जा का अनुभव नहीं किया था। इसके अलावा यह ऊर्जा उतनी अराजक नहीं थी जितनी उसने सोची थी। प्राचीन उजाड़ स्वर्ग मास्टर, जिसने ये प्राचीन विधि तैयार की थी, उसने किसी भी शेष तरीके से इस शुद्ध यांग ऊर्जा को एक कोमल अवस्था में बदल दिया था, जिससे इसे अवशोषित करना आसान हो गया था। आखिरकार प्राचीन काल में जब महान महारानी, जिसने अपनी स्वाभाविक रूप से बंध हुई मेरेडियंस ठीक की थी, तब भी युवा थी, उसकी साधना शक्ति सीमित थी, तो वह अराजक शुद्ध यांग ऊर्जा को कैसे सहन कर पाती। वो अर्जुन की दृष्टि में उसने अनगिनत प्रकाश कणों को अपनी ओर आते हुए देखा। अर्जुन न के अलावा कोई और इन प्रकाश कणों को नहीं देख सकता था। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर एक स्पंज में बदल गया हो और ये प्रकाश कण मीठे झरने के पानी की तरह थे, जिन्हें वह लालच के साथ सोख रहा था। धीरे धीरे और अधिक प्रकाश कण उसके चारों ओर आने लगे। अर्जुन की ऊर्जा दृष्टि में उसका शरीर अब एक सूरज की तरह प्रतीत हो रहा था, जो रंग बिरंगी किरणें बिखेर रहा था। अर्जुन को अचानक अत्यधिक तरोताजा महसूस हुआ। गर्म ऊर्जा ने उसके शरीर को सिर से पैर तक शुद्ध कर दिया। यह ऊर्जा उसकी हड्डियों, नाड़ियों और अंगों के भीतर गहराई तक समा गई। अर्जुन को एक अवर्णनीय सुखद अनुभूति हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर दिव्यता से भर गया हो। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की हर कोशिका इस शुद्ध यांग ऊर्जा को सोख रही थी, जिससे वे बढ़ रही थी और विकसित हो रही थी। उसकी कोशिकाएं अधिक सक्रिय हो गई थीं, जैसे कि वे स्वयं जीवित हों। कोशिकाओं का क्रम और अधिक सुव्यवस्थित हो गया था, मानो वे किसी प्राकृतिक नियम का पालन कर रही हों। इस परिवर्तन ने अर्जुन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसकी शुद्ध यांग शरीर ने एक और स्तर पर विकास कर लिया है। जब अर्जुन को पहली बार शुद्ध यांग आत्मा मिली थी, तब उसका शरीर सबसे शुरुआती स्तर की शुद्ध यांग काया बन गया था, और अब यह एक उच्च स्तर पर विकसित हो चुका था। भले बड़ी ही यह अब भी पूर्ण शुद्ध यांग शरीर नहीं था, लेकिन वह उसके और करीब पहुंच रहा था। ये सोचकर अर्जुन का मन पूरी तरह शांत और प्रसन्न हो गया। शौर्य चौहान वास्तव में एक ऐसा लड़का था जो खजाने बांटता था। वह हद से ज्यादा भला आदमी निकला, जो खुद चलकर उसे खजाने सौंपने आया था। अर्जुन ने अपनी ठुड्डी सहलाए और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। साफ था कि उसे जरा भी पछतावा नहीं था। शौर्य चौहान का चेहरा खून से सना हुआ था। निश्चित रूप से उसे यह नहीं पता था कि अर्जुन क्या सोच रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि अर्जुन इस समय अवशेष की ऊर्जा को निगल रहा था, जिसे शौर्य चौहान के परिवार ने भारी कीमत चुकाकर तैयार किया था। इसके अलावा अर्जुन ने अवशेष से दुष्ट ऊर्जा को पूरी तरह हटा दिया था।
वह केवल सर्वोत्तम शुद्ध यांग ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं था। अगर शौर्य चौहान को यह पता चल जाता तो शायद वह गुस्से में फट पड़ता। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल के साथ। और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले मिल सके। आपका प्यार और समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। धन्यवाद।